तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन अच्छा है, बात मानो क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, और कुछ क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा, बाकी सभी क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ है। तो स्कोर पता चल जाएगा कि आपके रिवीजन घर पर कितना हो रहा है, कितने बेहतरीन तरीके से कर रहे हो। ये फिजिक्स का आप लोगों के लिए पार्ट 1 है, एक तरफ से मानो तो ऐसे ओवरऑल सभी चैप्टर कोशिश किए हैं टच करने के लिए। इसके बाद 300 क्वेश्चन एमसीक्यू आएगा आपका, जो आपका फिजिक्स का काम खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक। यानी कि अलग अलग चैप्टर वाइज भी देखिए मैं करा रहा हूं आप लोगों को। इसके बाद आप देखिएगा वन लाइनर भी इसमें रहेगा, यानी कि वन लाइनर भी इसमें पूछा जाएगा। यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन और उस टॉपिक के जो भी थ्योरी होंगे वन लाइनर उसे इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिसमें 1 से 2 बुक तो आराम से खत्म हो जाएगा आपका, कोई भी बुक उठाएंगे तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स का टॉप 200 क्वेश्चन है और आपके सामने समय लिमिटेड है, और इस समय को यूटिलाइज करते हुए लगाइए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, ठीक। पावर है, शक्ति मतलब क्या होता है, पावर होता है, इसका मात्रक क्या होता है ये बताना है, ठीक। लगाइए क्वेश्चन। हाँ, कॉपी पर बना लिए, बहुत अच्छा किए हैं। देखिए मैंने फोटो भी डाला आप लोगों को ऑफलाइन क्लास का कि आप लोग देखकर बनाओ, ऐसे ही बैठकर इत्मीनान से, कोई चोरी नहीं। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है, यूनिट मात्रक होता है, ये वाट होता है। क्या होता है, वाट होता है, इसे याद रखिएगा। न्यूटन किसका होता है भैया, न्यूटन होता है तुम्हारा बल का। किसका होता है, बल का होता है, ये भी याद रखिएगा, न्यूटन बल का होता है। और 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है तुम्हारा, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन, 10 के पावर 5 डाइन के बराबर होता है, ठीक। ये भी आपको पता होना चाहिए। और बल के फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर होता है ma मतलब कि इस द्रव्यमान इंटू आपको त्वरण यानी एक्सीलरेशन, और इसी का मात्रक क्या हो जाता है, न्यूटन। अब बात करें हम लोग शक्ति, तो ऊर्जा के दर भी शक्ति होता है, कार्य के दर भी हम शक्ति ही बोलते हैं, ठीक। और इसका मात्रक क्या होता है, आपको वाट होता है, इसे भी याद रखिएगा। और एक हॉर्स पावर में भी पूछता है, एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है, इसे भी याद रखिएगा। अब वोल्ट पूछता है, वोल्ट जो होता है विभवांतर का मात्रक होता है। वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का मात्रक। और हर्ट्ज जो होता है फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। आवृत्ति का मात्रक किसका होता है, हर्ट्ज किसका होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है, इसे भी भली भांति याद रखिएगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर तुम्हारा हो जाएगा वाट, ठीक। सी लगाकर निकल जाना आगे की तरफ, और हम लोग देखेंगे अब आगे की तरफ। क्वेश्चन 2, पार्सेक और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। लगाइए नंबर क्वेश्चन 2, पार्सेक और प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ये लगाना है, ठीक। चलो लगाओ। देखो पार्सेक और प्रकाश वर्ष जो है ये आपको दूरी की इकाई है, डिस्टेंस की इकाई है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई जो पूछे, सबसे बड़ी इकाई पार्सेक होता है। और 1 पार्सेक बराबर क्या होता है, 1 पार्सेक बराबर होता है आप लोग जानते होंगे 3.086 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होता है। ये क्या होता है, 1 पार्सेक बराबर होता है, ठीक। अब आपसे पूछे कि प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक। और ये भी क्या होता है, 1 वर्ष में जो प्रकाश तय करती है दूरी, उसे कहा जाता है। तो देख लो भैया यहां पर देख लो कितना दूरी तय करती है, तो ये करती है 9.46 यही ना होता है, इंटू 10 के पावर 15 मीटर होता है। ये होता है 1 आपको लाइट ईयर होता है। और आप जानते हैं कि 1 पार्सेक बराबर क्या होता है, 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता है, ठीक। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आंसर लगा लोगे आप लोग, बताओ दूरी लगा लोगे, आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर दूरी हो जाएगा, दूरी का मात्रक है। 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन कितने के बराबर होता है, ये आपसे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं करा रखा हूं और आप लोग को सही करना चाहिए। तो 1 माइक्रोन जो बराबर होता है, ये होता है 1/1000 मिलीमीटर का। 1 माइक्रोन में होता है 10 के पावर क्या होता है आपको -6 मीटर के बराबर हो जाता है। और उसे मिलीमीटर से करोगे तो आपको 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, और 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1000 से भागा दे दोगे तो 3 तो कट जाएगा, यानी भागा नहीं गुणा करोगे, 3 कट जाएगा और बचेगा 1/1000 मिली आपको मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ए बचकर निकल कर आएगा, आराम से लगा लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1 पार्सेक तारों संबंधी दूरी मापने की इकाई है, यानी तारों के बीच की जो दूरी मापा जाता है वो पार्सेक द्वारा, यानी सबसे बड़ी दूरी मात्रक आपको है। तो 1 पार्सेक बराबर क्या होता है, ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 1 पार्सेक बराबर क्या होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा। मैंने ऊपर ही आप लोगों को बताया। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो।
अब इसे मिलान करना है, इसे मिलान करना है, ठीक। अब यहां पर आप लोगों को एक चीज दिमाग में कि बाय द वे मान लो कोई भी मिस प्रिंट हो जा रहा है या कहीं मान लो ग्रामेटिकल तौर पर थोड़ा छूट जा रहा है तो उसे थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। ये दे रहा है ओंडोमीटर, क्या दे रहा है? ओंडोमीटर। ये ऐसे भी कभी कभी देखते हो कोई बुक में लिखा जाता है, बट असल में इसे लिखा जाता है ओंडोमीटर, ओंडोमीटर, ठीक, ऐसे लिखा जाता है। अब यहां पर मिलान करना है। ऑडियोमीटर क्या करता है भैया? ध्वनि की तीव्रता मापता है, एकदम सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एकदम सही है। ओडोमीटर क्या करता है भैया? विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापता है, एकदम सही है। ओडोमीटर क्या करता है? वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, यह भी एकदम सही है। अमीटर थोड़े ना विद्युत शक्ति को मापता है, अमीटर क्या मापता है? विद्युत धारा को मापता है। क्या मापता है? ये तुम्हारा विद्युत धारा को मापता है। क्या मापता है? विद्युत 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 के धारा को मापता है, ठीक ना, इसे याद रखिएगा। सो अमीटर यहां पर डी जो आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा भैया? डी आंसर हो जाएगा, आप लोग लगा लीजिएगा। अमीटर के क्या बोला जाता है? एम्पियर मीटर, उसी को शॉर्ट फॉर्म में अमीटर लिखा जाता है, ठीक। एमीटर या अमीटर, ठीक। आगे चलते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जानते हो कि ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, और ओजोन पाया किस में जाता है भैया? ओजोन जो पाया जाता है ये पाया जाता है समताप मंडल, किसमें? समताप मंडल में पाया जाता है। अब ये देखोगे पराबैंगनी किरण से हमारी रक्षा करता है कौन? ओजोन। और ओजोन की ही मोटाई को जो मापा जाता है ये क्या मापा जाता है? डॉप्सन में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? डॉप्सन में मापा जाता है। इसका सबसे बड़ा जो दुश्मन है ओजोन का यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्या है? 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर को ही क्या हुआ था? 16 सितंबर को ही हुआ था 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा, इसी को बचाने के लिए, ठीक। आगे चलते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? महासागर हुआ, समुद्र हुआ, ये सब में देखोगे कि नीचे के नाव जो है डूबा रहता है, उसको जानने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोगों को बताना है। सोनार का प्रयोग करते हैं। ये सोनार जो आपको यंत्र है, सोनार क्या है? मंत्र है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है भैया? तुम लोग को पता है कि थोड़ा से विद्युत धारा जो है ना परिपथ में, उसके बारे में बताता है। तो सभी का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो। प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अगर कोई क्वेश्चन का एक्सप्लेन मैं छोड़ रहा हूं, इसका मतलब समझो कि आगे कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन दिया होगा और उसका आंसर वही मिल जाएगा, ठीक। प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? देखो प्रकाश की तीव्रता बोल रहा है, या आपको क्या हो जाएगा? लक्स मीटर। लक्स सेबुन जानते हो ना बोलता है कि लक्स से नहाओगे तो एकदम प्रकाश की तरह उजला रहोगे। सो ये क्या हो जाएगा आपको? लक्स। एनीमोमीटर द्वारा हवा की गति मापी जाती है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और अल्टीमीटर क्या कहता है भैया? अल्टी मतलब ऊंचाई मापने के लिए, ठीक ना, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखते हैं। 9th देख लो। क्यूरी किसकी इकाई है? मैडम क्यूरी के सम्मान में ये यूनिट का नाम रखा गया है क्यूरी, और क्यूरी पूछ रहा है किसकी इकाई है। बहुत अच्छा। क्यूरी है रेडियो धर्मिता की इकाई, और रेडियो धर्मिता की खोज किसने किया था? बेकुरल ने किया था। किसने किया था? बेकुरल ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा। सूर्य का ताप मापा जाता है। सूरज में जो ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन है, और सूरज का जो ताप मापा जाता है वो किससे मापा जाता है ये आपको बताना है। तो ये जो मापा जाता है पायरोमीटर से, सबसे आपको ज्यादा तापमान जो मापा जाता है वो पायरोमीटर से मापा जाता है। इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है आपको। क्वेश्चन 11 देख लीजिए। 200 क्वेश्चन है तो स्पीड मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि 200 क्वेश्चन कराने में लगभग 2 घंटा लग ही जाता है, 3 घंटा। तो इसलिए मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से पहले भी सब क्वेश्चन को आपको कराया गया है, अब बस ध्यान से देखते रहिए। जहाजों में समय मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? जो जहाज होता है उसमें समय मापने के लिए किसका होगा? क्रोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। जहाज में जब समय मापने के लिए किया जाता है क्रोनोमीटर। बट समय मापक अध्ययन हम करते हैं तो उसको किस विज्ञान के अंतर्गत करेंगे? समय मापक जो अध्ययन होता है वो होता है हेरोलॉजी के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है? हेरोलॉजी के अंतर्गत होता है। इसे भी याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19। न्यूटन के प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? मतलब न्यूटन के प्रथम जो नियम था कि कोई भी वस्तु स्थिर रहेगी तो स्थिर रहेगी और चलती रहेगी तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, ठीक। तो मुझे लगता है कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया था
मुझे क्या लगता है, आपको भी लगता है। और फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही यहां से एक आपको परिभाषा निकल कर आता है, वो है बल। यानी कि ये आपको क्या था, ये था आपका फर्स्ट लॉ। क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। देन सेकेंड लॉ भी न्यूटन ने दिया था, संवेग की परिवर्तन बल के परिवर्तन के अनुरूप होगा, यानी संवेग में जितना परिवर्तन होगा अधिक बल भी उतना ही बढ़ते रहेगा। ओवरऑल इसका मतलब यही होता है। सेकेंड जो होता है ये क्या आता है, आपको व्यंजक दे देता है, F बराबर आपको दे देता है, आपको F बराबर दे देता है यहां पर ma, क्योंकि ये बोलता है संवेग में परिवर्तन। संवेग का फॉर्मूला होता है m भी, और इसको परिवर्तन करोगे तो t तो लगाओगे ही नीचे समय, तो v बाई टी क्या हो जाए, एक्सीलरेशन हो जाता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, ma हो जाता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर d हो जाएगा। और बल का मात्रक, बल का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, इसे भी याद रखिएगा। और आप लोग देखते हैं कि जो भी अचानक चलता है गाड़ी या अचानक रुक जाता है तो उसमें यही लॉ काम करता है, फर्स्ट लॉ, जिसे गैलीलियो लॉ भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लो। एक वस्तु के जड़त्व प्रत्यक्ष निर्भर करता है। जो वस्तु का जड़त्व है, जड़ता से ही बना है जड़त्व, यानी जो स्थिति में है उस स्थिति में रहने दो उसे। तो जड़ता से क्या बना है, जड़त्व बना है। और किसी वस्तु का जड़त्व है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। क्या भैया? उसके द्रव्यमान पर। जितना बड़ा द्रव्यमान होगा, यानी जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व होगा। ठीक, जैसे कि हम बात करते हैं ट्रेन का अगर हम बात करें, ट्रेन का, तो ट्रेन का जड़त्व क्या होगा, आपको स्कूटर से अधिक होगा या टेम्पू से अधिक होगा या बस से अधिक होगा, क्योंकि भैया इसका द्रव्यमान ही ज्यादा है। ठीक, वॉशिंग मशीन एवं आगे देखते क्वेश्चन, ये देख लो। हाँ ठीक, वॉशिंग मशीन फर्स्ट लॉ को जड़त्व लॉ भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछता है न्यूटन के, तो जो भी पूछता है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, वॉशिंग मशीन और दूध के मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य सिद्धांत है। वॉशिंग मशीन और आपको दे रहा है कि दूध से मक्खन बनाने वाली वॉशिंग मशीन, मान लो कोई वॉशिंग मशीन है धोने वाला कपड़ा, या आपको वॉशिंग मशीन या दूध का मक्खनी देखोगे बाहर की तरफ जो मक्खन फेंकता है, ये सब काम करते हैं अपकेंद्रीय बल पर। अपकेंद्रीय मतलब बाहर, केंद्र के बाहर की तरफ। अभिकेंद्रीय कहता है, जैसे कि अभिकेंद्रीय जब साइकिल चलाते हो कि मोड़ के अंदर की तरफ झुकते हो। सोलर सिस्टम में जो भी ग्रह उपयोग करते हैं अभिकेंद्रीय, जो कि आपको चक्कर लगाते रहते हैं, ये याद रखिए। ये क्या हो जाएगा, अपकेंद्रीय हो जाएगा। इसके आंसर 15 के आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है। रॉकेट देखोगे, रॉकेट जो होता है एक सीध में उड़ता है, एक सीध में उड़ता है देखोगे, यानी सबसे पहले तो सीध में उड़ता है और ये संवेग करता है, किसका, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। क्या करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। और लॉ पूछे तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन साहब, यानी न्यूटन साहब के थर्ड लॉ के अनुरूप ये काम करता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 17 देख लो। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये आपको बताना है। ये किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है, ये बताइए। तो ये न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अकॉर्डिंग होता है। क्या होता है, तृतीय नियम, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है भैया, कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। थर्ड लॉ कहता है ना न्यूटन साहब का, मतलब इधर से हाथ लगाओ, इधर से हाथ, दोनों अगर चिपकाते तो देखो इधर ये भी क्रिया कर रहा है, ये भी क्रिया कर रहा है, लेकिन वस्तु दूसरा है और अपोजिट भी क्रिया हो रहा है, यानी दो वस्तुओं के बीच में लगता है अपोजिट क्रिया होता है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सी। इसके एग्जाम्पल ये होते हैं, बंदूक से गोली चलाओगे पीछे की तरफ धक्का लगेगा, नाव खेव रहे हो तो पानी में जोर लगा रहे हो तो आगे की तरफ आपको नाव बढ़ रहा है, ये सब। नाव से कूदोगे तो वो नाव आगे की तरफ भागेगा, तुम पीछे तरफ कूदोगे तो, ये सब थर्ड लॉ कहे जाते हैं न्यूटन का। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो। उत्तोलक लीवर, लीवर क्या होता है, यही लीवर होता है। ठीक, इधर मान लो कुछ सामान है, इधर आप है। ठीक, ये लीवर होता है, ये लंबा वाला जो होता है ना, ये लीवर होता है। ठीक, लीवर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो लीवर जो सिद्धांत पर काम करता है, ये बल अघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, बी हो जाएगा, बल अघूर्ण के। एकदम बढ़िया से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या समान रहेगी। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु जो होगा इसका क्या समान होगा, ये आपको बताना है। लगाइए, चलो चलो सभी लोग क्वेश्चन लगाओ। हरी, अब एग्जाम नजदीक है, कोई मतलब मजाक नहीं, अब सीरियस हो जाओ। चलो, समान त्वरण होता है, क्या होता है भैया, समान त्वरण होता है। एक्सीलरेशन जो होता है इसका समान त्वरण होता है, इसे भी याद रखिए। क्वेश्चन 20 देख लो। लोलक की कालावधि होती है,
लोलक जो होता है ये कालावधि क्या होती है बताना है। लोलक जैसे घड़ी तुम्हारा तो पेंडुलम हो गया, उसका कालावधि जो निर्भर करती है, टाइम पीरियड जो निर्भर करता है 2 पाई रूट में एल बाई जी, यानी एल लंबाई हो गया और जी पृथ्वी का गुरुत्व हो गया, इसी पर तो निर्भर करता है, यानी कि लंबाई के ऊपर निर्भर तो करता ही करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। आगे दो श्यानता इकाई है, श्यानता बताओ, श्यानता की इकाई क्या होता है, यूनिट ऑफ वेस्कोसिटी क्या होगी ये आपको बताना है, लगाइए। चलो 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 जल्दी करो, ये लगाओ क्वेश्चन 21 लगाओ। श्यानता की इकाई जो होती है ये होता है पॉइस, क्या होता है, पॉइस होता है, इसे याद रखिएगा वेस्कोसिटी की। 22 देख लो, पत्थर को ठोकर मारोगे तो व्यक्ति को चोट लगता है, किसी व्यक्ति को चोट लगेगा अगर पत्थर को ठोकर मारोगे, ना लगेगा, अरे मार दो इसको ही, दीवार पर मारोगे मुक्का तो चोट लगेगा कि ना लगेगा। ये जो होता है मतलब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, और यही के कारण क्या होता है, तुमको चोट लगता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है, बताओ, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य जो होता है, कार्य बराबर होता है वर्क डन बराबर होता है एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट और cos थीटा हो जाता है। तो भैया cos थीटा जो होता है नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, और बेसिस सी बात है एंगल के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर 90 डिग्री एंगल हो गया तो ये क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और बेसिस सी बात है। तो जो होता है ये आपको धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा और शून्य भी होगा, यानी उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। इसका आंसर कार्य का मात्रक जूल होता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, आ गया, देख लो क्वेश्चन नंबर 24। एक जूल बराबर होते हैं कितने बराबर होते हैं, एक जूल जो बराबर होते हैं कितने के बराबर होते हैं ये आपको बताना है। एक जूल जो होते हैं, एक जूल जो होते हैं, एक जूल जो बराबर होते हैं ये कितने के बराबर होते हैं, तो 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होते हैं। जो अर्ग यूनिट है ये सीजीएस यूनिट है, क्या है, सीजीएस यूनिट, और जूल क्या है, ये बाय एसआई यूनिट है, इसे भी याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, बी। चलो आगे चलते हैं। किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। मान लो कोई वस्तु है, मान लो इतने ऊंचाई पर है, इतने ऊंचाई पर कोई वस्तु है, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, मान लो ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी है, यहां आधा पर आया, तो ये जो होता है स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, यही ना होता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है यही होता है mg, स्थितिज ऊर्जा। मास तो मतलब द्रव्यमान तो सेम रहेगा, गुरुत्व भी आपको लग रहा है ठीक, एच घट रहा है ना, यहां पर देख लो एच जो है ये जमीन से क्या हो रहा है, घट रहा है, इतना हो गया, पहले इतना था, तो यहां पर जब इतना था तो यहां पर ज्यादा एच का वैल्यू था, तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा ज्यादा था, नीचे आ रहा है तो एच आपको घट रहा है, यानी हाइट घट रहा है, तो ये स्थितिज ऊर्जा भी घट रहा है, और वो किस में बदल रहा है, वो गतिज ऊर्जा में बदल रहा है, यानी ना, यानी क्या होगी, घटेगी। जब वस्तु नीचे की तरफ आता है, पृथ्वी की ओर आता है तो क्या होगा, घट जाएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं, ये मिलान करना है, ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, ये बताना है आप लोगों को, इसमें से कौन से सुमिलित नहीं है, लगाओ आंसर, बहुत अच्छा, इसका आंसर लगाना है कि इसमें से कौन सुमिलित नहीं है, ठीक, लगाइए आंसर क्वेश्चन नंबर 26। अब यहां पर देखो सूची दिया हुआ है, और यहां भी सूची दिया है ऊर्जा रूपांतरण का। पहला नंबर देखो, लाउड स्पीकर क्या करता है, जो भोपू होता है, लाउड स्पीकर जो छत पर होता है, इसमें हम पहले विद्युत देते हैं, और ये क्या निकालता है भैया, ध्वनि निकाल देता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। परमाणु बम क्या करता है भैया, तो परमाणु बम में होता है विखंडन, यानी नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम बदल सकते हैं। तो ये तो भैया गलती दिया हुआ है, एकदम सरासर गलती दिया हुआ है, यही आंसर हो जाएगा, ये गलती दिया हुआ है, ठीक। डायनेमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत सेल जो बैटरी क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा, आप आराम से लगा लीजिएगा। चलो आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, यह बताओ कि इसमें से कौन सुमिलित नहीं है, क्वेश्चन नंबर 27 लगाओ, बताओ। सिर्फ क्लास लगाइए लोग, क्लास लगाइए, और क्लास लगाइएगा, अच्छी बात होगा सर, ठीक। क्वेश्चन लगाइए, सभी लोग क्वेश्चन लगाइए। आप लोग पीडीएफ निकलवा लिया कीजिए, बेटर होगा, आप ही लोगों के लिए बोल रहे हैं,
वरना कॉपी में नोट किया कीजिए, क्या आंसर गलत हो रहा है उसे नोट कर लिया कीजिए, ठीक। इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? 4.184 जूल के बराबर होता है। एक वाट कितने बराबर होता है? एक वाट देखो ये दे रहा है, ध्यान से देखना, एक वाट दे रहा है, ठीक ना। एक वाट घंटा, तो भैया घंटा में होता है 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड होता है। और एक वाट मतलब एक वाट हो गया। अब इसी को तो ये लिख दिया है, यहां पर पॉइंट अगर डाल देते हैं तो एक और जीरो बढ़ जाता है, यानी कि 36,000, यानी 3.6 इंटू 10 के पावर 3 जूल हो गया। यही तो कर दिया है और कुछ थोड़ा ना किया है, ये सही है। किलोवाट घंटा देखो, किलोवाट घंटा देखो, 1 किलोवाट पूछे और में घंटा मार दे तो वो ऊर्जा की यूनिट हो जाता है। क्या होता है? ऊर्जा की यूनिट। अब ये कितना होता है भैया? तो इसी में जोड़ लो, ये हो जाता है 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल के बराबर। और एक अर्घ दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक। एक अर्घ बराबर क्या होता है? ये गलत दिया हुआ है। 1 जूल बराबर क्या होता है? 1 जूल बराबर जो हो जाएगा ये 10 के पावर 7 अर्घ हो जाएगा। और यही अगर उल्टा दे रहा है कि एक अर्घ बराबर क्या होगा? एक अर्घ बराबर तो हो जाएगा 10 के पावर -7 जूल हो जाएगा, ठीक। यही उल्टा कर देना है सीधे, ये चीज आपको करना है। तो यानी कि डी वाला ऑप्शन गलत मिलान दिया है। 28 देख लो, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? लगाइए क्वेश्चन, लगाइए क्वेश्चन, लगाइए। सभी लोग क्वेश्चन लगाइए। गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर। लगाओ 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 क्वेश्चन लगाओ सभी लोग, हरी अप, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई बदमाशी ना, क्वेश्चन लगाइए। देखो हाफ एम बी स्क्वायर करोगे, भी को कह रहा है 3 गुना, 3 गुना कर लो 9 गुना हो जाएगा, यानी कि 3 के स्क्वायर कर लो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा यहां पर? यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना, हमको ना समझ में आ रहा है, तुम लोग अपना ड्यूटी कब समझोगे? पीडीएफ में टिक लगा कर दे लेकिन बस जाकर पीडीएफ रख देना है, पढ़ना उड़ना है, ये पहले बताओ। अरे खुद से थोड़ा आलसी वाला दिन खत्म करो, शरीर चला लो, बिहार पुलिस बनने वाले हो, खुद शरीर हाथ चला लो। पढ़ने वाले कभी बहाना नहीं बनाते, हमारा ई हो गया वो हो गया, ई करके दे दीजिए वो करके, तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? बस सो कर पढ़ते रहोगे, बस सो जाओगे वैसे वैसे ही। पढ़ लो, जिंदगी में कुछ करना है तो पढ़ लो, वरना तो जान ही रहे कहां जाने वाले हो तुम लोग। ये देखो यहां पर वेग क्या होता है बताओ? 3 गुना बढ़ा दिया जाए, यानी कि भी क्या हो रहा है? 3 भी हो जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। क्या होता है? हाफ एम का कोई बदलाव नहीं, भी स्क्वायर कर रहा है, 3 गुना कर दे रहा है भैया, देख लो 9 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहां पर? 9 गुना हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। न्यूटन के प्रथम गति नियम की संकल्पना कौन देता है? न्यूटन के प्रथम गति नियम का संकल्पना कौन होगा ये बताओ? नारायण मिश्रा जी, कोई रिक्वेस्ट मत कीजिए क्योंकि आपका रिक्वेस्ट हम नहीं मानने वाले हैं, ठीक। जैसा मिल रहा है वैसा ही मिलेगा, बाकी आपका मर्जी, पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो जाकर सो जाइए। चलिए आगे देखते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम की संकल्पना कौन देता है? तो न्यूटन जो है ये प्रथम गति नियम का संकल्पना जो दिया जाता है वो दिया जाता है जड़त्व का। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? ए हो जाएगा ना, जड़त्व का संकल्पना। न्यूटन के प्रथम नियम पूछ रहा है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, चलो स्पीडली खींचते हैं। घड़ी की जो सुई होती है, हम लोग सुई देते हैं तो उसमें जो भंडारित ऊष्मा होती है वो बताना है, ठीक। रोशन जायसवाल, चनाक बनोगे ना तो फिर दोबारा दिखाई ना दोगे। जितना कराया जा रहा है कर लो, हम चना के निकाल देंगे बढ़िया से, और जितना पढ़ाया जा रहा है पढ़ लो। आइंदा के बाद तुम्हारा कमेंट दिखाई दे दिया लंबा ना तो सीधे ब्लॉक मारेंगे, इतना तो पावर हमारे पास अभी किया है। अभी दांत चिपोड़ते रह जाओगे। जो लोग भी लंबा लंबा कमेंट कर रहे हैं, लास्ट वार्निंग तुम लोग को दे रहे हैं, ये कमेंट आज के बाद अगर लंबा आ गया ना तुम लोग का तो हम बढ़िया से बता देंगे। अब हम भी सीरियस हो रहे हैं तो तुम लोग भी सीरियस हो जाओ। अगर पढ़ाई करना है तो करो, नहीं यहां से निकलो।
मजाक का नहीं अड्डा है तुम्हारा? चलो क्वेश्चन लगाओ। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित जो ऊर्जा होती है ये होती है स्थितिज ऊर्जा। जो भी स्थितिज ऊर्जा होती है वो स्थिति के कारण ऊर्जा होती है। जैसे कि धनुष तना हुआ है तब उसमें भी हम भंडारित ऊर्जा होगा, और अगर पानी अगर रुका हुआ है तब पर उसमें भी स्थितिज ऊर्जा होगा। तो जो स्थिति के कारण होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 31। कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाता है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाता है, ये बताना है किस कारण से हो जाता है। लगाइए क्वेश्चन। ठीक, कोई वस्तु अधिकतम भारशील कहां होगा? जब उसका विरोध कहीं नहीं करने के लिए होगा, यानी निर्वात में। निर्वात में कोई भी वस्तु का आपको अधिकतम भार होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? लगाओ यहां पर क्वेश्चन। विद्युत अगर मोटर है उसमें विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित होगा? लगाओ इसके क्वेश्चन का आंसर। ये तुम्हारा आंसर क्या होगा? विद्युत ऊर्जा, विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कर देता है। वही डायनेमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। या आपको जनरेटर भी सेम काम करता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की चाल संबंधी नियम दिए थे? ग्रह के चाल संबंधी जो नियम दिए थे वो दिया गया था केपलर द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? केपलर द्वारा दिया था। गैलीलियो ने दूरबीन की खोज किया था। आइंस्टीन ने सापेक्षता के सिद्धांत दिया था। पास्कल ने, देखोगे पास्कल यूनिट किसका है बता सकते हो? ताप का ना। आगे देखो क्वेश्चन 34। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। आ गया क्वेश्चन। डायनेमो क्या करती है? तुम्हारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। लगाओ क्वेश्चन, आगे देखते हैं। ये देखो, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन जो किया गया था ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था? आराम से लगा लोगे, न्यूटन साहब ने दिया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? सभी वस्तु जो होती है पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, यह बता दिए थे न्यूटन के पहले ही। और ये भारतीय थे। ये कौन थे? ब्रह्मगुप्त थे। ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसका मान जो होता है, यानी कि जी का वैल्यू पूछ रहा है, छोटा वाला जी का वैल्यू, इसका मान पूछ रहा है। ठीक, चलो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9, ये देखो, ये नहीं, हाँ 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। 9.8 होता है, बी हो जाएगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 38। स्वार्थिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? अब यहां पर देख लो, यहां पर थोड़ा सा माइनर जो है ये मिसप्रिंट हो गया है, यानी माइनर जो है थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। ठीक, चलो तो क्या है यहां पर? ये जो हो जाएगा 6.67 इन 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर जो हो जाता है। ये आपको देखोगे ये फॉर्मूला हो जाएगा ना, क्योंकि आप लोग देखोगे m1 इंटू m2 होता है तो केजी के स्क्वायर तो होना ही है, बट हमें आर स्क्वायर तो होता है, आर स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ये छूट रहा था, बट ऑथेंटिक मान जो होगा यही होगा, लेकिन यहां पर ये छूट रहा था। इसे अगर हार्ड कॉपी है तो वहां पर लिख लो। ठीक ना, इसका आंसर क्या होगा? सी के आंसर क्या हो जाएगा? ये आपको बल्कि 38 का आंसर सी हो जाएगा। 39 देख लो, 39। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के लगभग होता है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का होता है? ठीक, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग होता है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का? एक दिन हम चुप का हुए, एक दिन 2 दिन हम आप लोगों के क्वेश्चन तैयार का किए। अरे भाई, क्वेश्चन तैयार करने में समय लगता है। ये भी बात तुम लोग को समझने की कोशिश करो कि यूट्यूब मेरा ही है। अगर यूट्यूब पर मैं ज्यादा वीडियो बनाता हूं या आप लोगों को ज्यादा क्लास कराता हूं तो अर्निंग मुझे होगा ज्यादा पैसे का। अगर क्लास नहीं करा रहा हूं यानी कि कहीं ना कहीं मैं बिजी हूं, क्वेश्चन तैयार करने में बिजी हूं या कोई जरूरी काम में बिजी हूं, हो सकता है। और बाकी तो ये चुनने लोग होते हैं ना, जो रोड छाप वाले होते हैं, जो सिर्फ क्वेश्चन लगाते हैं, एग्जाम तो निकलता नहीं है जिंदगी में लाइफ में कभी उनसे। वो बस दिमाग में सोच लेते हैं कि सर जी ऑफलाइन बैच चला रहे हैं, उसी में बिजी हैं। और बात सही है, सब लोग का कमेंट हम देखे, काफी लड़के हमसे शेयर किए इस बात को। अगर हमने 2 कदम पीछे खींचा है तो आप लोग के भलाई के लिए खींचा है कि अच्छा क्वेश्चन तैयार करें। नहीं, अंडू झंडू कोई भी क्वेश्चन करा देने से एग्जाम में नहीं आता है।
और इसका मतलब ये मुंह उठाकर कहीं कर बोल देना कि ये करा रहे हैं वो करा रहे हैं, तो बोल दोगे तो मेरा क्या कर लोगे? कुछ नहीं करोगे। मेरे ही नजर में तुम्हारा वैल्यू गिर गया। मैं जितना विश्वास करता था वो एकदम विश्वास टूट गया। अरे तुम मुझसे प्यार करने वाले ज्यादा संख्या में है नफरत करने वालों से। सो नफरत करने वाले तो नफरत करते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। ये बात समझ लो। अभी भी ये सुधर जाओ। अगर मैं नई क्लास करा रहा हूं तो इसका कारण समझ लो कि कुछ ना कुछ तैयार कर रहे हैं सर जी, ये समझो। अगर नहीं करा रहे तो ये 200 क्वेश्चन तैयार करने में समय लगता है। सेम क्वेश्चन चेप नहीं मैं देता हूं कहीं से उठाकर कहीं पर दे देना। और जितना मैं मेहनत कराता हूं ना, कहीं जाकर अगर मेहनत होता ना तो यहां पर तुम लोग नहीं टिकते, कहीं और निकल जाते। वो लोगों को लिए बोल रहे हैं ना जो इधर से उधर चुगलीखोरी करते हैं और बोलते हैं कि सर जी हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उनका हमको नजर समझ में आ गया वो कितना बढ़िया है और कितना बढ़िया बोलते हैं। ठीक, अरे बढ़िया से भगवान, हम देखो हमको कोई दिक्कत ना है, हम मस्त एकदम है, कोई दिक्कत ना है। ठीक, चाहने वालों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, ओमआर सीट में देखूंगा, आपको भेजवा दूंगा, चिंता मत करो। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के लगभग होता है? अरे भाई तुम हमसे बोलो, फोन कर कर बोलो सर जी क्लास क्यों नहीं करा रहे हैं सर जी। मैं कारण बताता हूं, लोग फोन करते हैं बता देते हैं, नहीं तो किसी और से बतवा देते हैं कि देखो आज ये बिजी है, क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं। पिछले 2 दिन में मैंने 800 क्वेश्चन तैयार किया है। 800 मामूली चीज है, समझ रहे हो? 800 क्वेश्चन तैयार करने के लिए 2 से 3 बुक खत्म करना पड़ता है उस सब्जेक्ट का, तो जाकर 800 क्वेश्चन तैयार होता है। समझ रहे हो ना? अब फिर लेकिन जब मन में चल रहा है कुछ और ही तो चलने दो भाई, कौन मना करेगा तुम लोगों को। 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा। 1/6 हो जाएगा जो होता है। ठीक, इसका आंसर सी हो जाएगा। ये देखो, तुल्यकालीन उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? यह ध्यान बताना है। तुल्यकालीन उपग्रह समझ रहे हो, जो तुम्हारे पृथ्वी के ऊपर उपग्रह जो छोड़े जाते हैं उसी की बात कर रहा है। ठीक, हाँ उसी का बता रहा है। ठीक, अरे हम काहे के लिए गुस्सा होंगे? अरे बोले ना, हम काहे के लिए गुस्सा होंगे? ठीक, हाँ हम काहे के लिए गुस्सा होंगे? और जो जो वो चीज लिख रही थी ना, जो लड़की लिख रही थी, फोन कर रो रही थी एक दिन, सर जी बता दीजिए हमारा घर में ये होने वाला है वो होने वाला है, सर जी प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं, बताइए। लेकिन देखो मतलब मौका मिला नहीं कि पीठ पीछे दगा कर दिए। और रो रही थी फोन करके, सर जी हमको बता दीजिए प्लीज, हमको बता दीजिए ना, हमारा ये होने वाला है, क्या करें हम सर जी, ये कर दीजिए वो कर दीजिए। आज देखो पीठ पीछे हम वही देखते हैं कि देखो थोड़ा सा मौका का मिला, एकदम छुरी निकाल कर मारने के लिए तैयार। कोई दिक्कत नहीं है, देख लो ये फितरत है वैसे मनुष्य का, जो कि अपने माँ बाप का भी नहीं होते। ये देख लो यहाँ पर गुरु का क्या होंगे। तुल्यकालीन उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है ये बताओ। इसका आंसर होता है आपको 36,000 किलोमीटर। जो मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं ना, काफी मेहनत के बाद तैयार किया हूं, ये बात आप लोग समझ लो। और वही करा रहा हूं जो ऑफलाइन में कराया हूं। ऐसा आप लोगों के साथ कोई नाजायज नहीं करता हूं, आप लोगों को बशर्ते क्वेश्चन ज्यादा करा देता हूं। ऑफलाइन का शिकायत रहता है कि सर जी ऑनलाइन में बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और ऑनलाइन वाले को देखो ऑफलाइन का शिकायत रहता है। तो भाई मैं तो दोनों तरफ पिसा रहा हूं ना। ये आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़े जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये। पृथ्वी की पलायन वेग क्या होता है? पृथ्वी के एप्लीकेशन वाला का शिकायत होता है, सर जी नहीं हो पा रहा है, तो मैंने बोला ठीक है रिकॉर्ड में डाल दूंगा, क्या चिंता कर रहे हो भाई, तुम लोगों को भी अलग से क्लास होगा। पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है? सबका डिफरेंट होगा, कुछ ना कुछ सबको डिफरेंट मिलेगा। ठीक, यहाँ पर देखो, लेकिन सबका एग्जाम में रिजल्ट होगा। चलो यहाँ पर पृथ्वी के पलायन वेग जो होता है ये होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी इस वेग से अगर कोई वस्तु को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर फेंक दिया जाए तो वो पृथ्वी के गुरुत्व से बाहर निकल जाएगा। ठीक, ठीक है माही जी। अब प्लस चलिए आप लोग क्वेश्चन लगाइए। ठीक, प्लीज आप लोग क्वेश्चन लगाइए। हाँ चलो आप लोग क्वेश्चन लगाओ। अब बात रहा मैथ वाले सर का कि मैथ कब होगा। मैथ भी होगा कल, 2 चैप्टर आप लोगों का मैथ कराने वाला है सर। हम नहीं कल कराने वाले हैं क्योंकि मैं मैराथन लेने वाला हूं 12 बजे रात को, और 2 चैप्टर आप लोगों का खत्म होने वाला है। ठीक, तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। मैथ का 12 चैप्टर मैथ का पढ़ना है, 2-3 चैप्टर तो खत्म ही हो गया, चिंता काहे तुम लोग कर रहे हो। ठीक, तुल्यकारी उपग्रह का आपको बताना है ये क्या होता है? परिक्रमण काल होता है। तुल्यकारी उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होता है? लगाइए इसका आंसर। तो भी तुल्यकारी उपग्रह होते हैं उसका परिक्रमण काल वही होता है 24 घंटा। 24 घंटा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्वेश्चन 43 देख लो भैया यहाँ पर। पीसा की झुकी हुई मीनार होने के कारण भी नहीं गिरती। पीसा की जो झुकी हुई मीनार है, झुकने होने के कारण भी नहीं गिरती। कारण क्या बताना है? झुका है फिर भी नहीं गिरता। ठीक, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा, डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 44 देख लीजिए। द्रव की आयनीकृत अवस्था क्या है? द्रव जो होता है ना, द्रव मतलब पदार्थ होता है, पदार्थ है, द्रव्य को ही तो पदार्थ बोला जाता है ना। तो पदार्थ की आयनीकृत जो अवस्था होती है वो होती है प्लाज्मा अवस्था। क्या होती है? प्लाज्मा। जैसे सूरज का जो अवस्था है वो है प्लाज्मा अवस्था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है।
द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की जो प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति के कारण जो होता है क्या होता है, न्यूनतम क्षेत्र घेरेगा, यह प्रवृत्ति के कारण ही होता है पृष्ठीय तनाव। क्या होता है? पृष्ठीय तनाव होता है, सरफेस टेंशन होता है, और यही कारण आपको बारिश की बूंदें गोल होती है। शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं तथा शीशों के अणुओं के मध्य में आकर्षण बल क्या होगा? लगाओ क्वेश्चन में, देखता हूं क्या आंसर आप लोग लगा रहे हो। ठीक, ध्यान से इस आंसर लगाना है इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगाओ इसका आंसर। ठीक, क्वेश्चन लगाओ। आप लोग के मन में थोड़ा भी ये चीज नहीं होना चाहिए कि मैं आप लोगों का एग्जाम के प्रति जो भी है लापरवाह हूं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप लोगों के साथ ही मेरा भी जिंदगी जुड़ा हुआ है, और आप लोगों के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा, चिंता मत कीजिए, और वो आप लोग दिखाई देगा। ठीक, ये जरूरी नहीं है कि 2 दिन क्लास नहीं लेते हैं तो आप लोग प्लीज वो चीज कीजिए कि सोचिए कि आप ही लोगों के लिए मैं ये काम कर रहा हूं, कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं। असंजक बल होता है, असंजक बल। देखो असंजक बल क्या होता है, असंजक बल क्या होता है? असंजक बल लगता है दोनों अणुओं के बीच में, 2 अणु जो होंगे उसके बीच में। ससंजक बल लगेगा अणुओं के बीच में, जैसे कि सेम, जैसे कि पृष्ठीय तनाव किसके कारण होती है? जल जो होता है अपना क्षेत्र कम घेरने की कोशिश करता है, तो वो जल के खुद के अणु के बीच में जो होगा वो हो जाता है ससंजक बल, और अलग अलग जो अणु के बीच में होगा वो हो जाता है असंजक बल। और असंजक बल होगा तो कहां से चिपक पाएगा? ये बात समझ रहे हो ना? आगे देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? आइसबर्ग आप देख समझो, आइसबर्ग मतलब होता है जो, ठीक, आइसबर्ग मतलब कि ना देखते हो दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव में बड़ा बड़ा जो बर्फ का टीला होता है, तो जो आइसबर्ग बर्ग होता है उसमें देखो कि टाइटेनिक में यही कारण हुआ था। 1/10 जो होता है ना, ऊपर से थोड़ा सा टिप ऑफ आइस कहा जाता है। टिप ऑफ आइस एक मुहावरा है, ठीक ना, यानी कि बस दिखाई दे रहा है छोटे को, बड़े नीचे तो बहुत ही चीज है, बस टिप ऑफ आइस है। ठीक, ऐसे मुहावरा बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये बोल रहा है कि आइस ऑफ जो होता है ये 1/10 दिखाई देता है, बाकी आप देखोगे कि इसका 9/10 जो होता है, यानी 9/10 ये आपको समुद्र के अंदर होता है, और यही दोनों जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है बताना है। जल का अधिकतम घनत्व क्या होगा, किस टेम्परेचर पर होगा? लगाइए क्वेश्चन। हाँ, एकदम जलेबी मिलेगा। हम खुदे जाने वाला है घूमने के लिए गांधी मैदान, हम कहाँ जलेबी देंगे? आप सभी लोगों को अग्रिम हमारी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बधाई हो, अभी से मैं बता देता हूं। ये देखो, जल की अधिकतम घनत्व जो होता है ये कितने पे होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और केल्विन में पूछे तो 277 केल्विन। 277 केल्विन आसान है ना याद करना। 273 पर पानी जमता है केल्विन पर, और इसी में आप जानते हैं कि 0 डिग्री पर पानी जलता है सेल्सियस पर, 100 डिग्री पर आपको उबलता है सेल्सियस पर, तो 100 भाग में है ना भाई। और इसमें देखो 373 आपको जो केल्विन हो जाएगा तो पानी उबलने लगेगा डिग्री केल्विन, तो ये 100 भाग में ये भी डिवाइड है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिक घनत्व होता है, तो इसमें 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 277 हो जाएगा। और इससे भी दिमाग लगाओगे तनियों से तो आके यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी निकल कर आगे जाइयो। ये क्वेश्चन नंबर 49 देख लियो। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? जो बादल होते हैं ना भाई, वायुमंडल में तैरते रहते। तैरने का कारण ही होता है घनत्व। सीधे घनत्व देखो भैया कहां पर है? घनत्व। तैरने का कारण क्या है? कम है। क्या कम है भैया? उनका घनत्व कम है। अरे भैया कम है घनत्व तभी तो तैर रहे हैं, ज्यादा होगा तो डूब जाएंगे। यही तो होता है तैरने में, पानी में भी। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट यानी सर्फ मिलाएंगे, डिटर्जेंट मिलाएंगे, शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाएंगे तो पृष्ठीय तनाव क्या होगा भैया? तो पृष्ठीय तनाव जो होता है वो क्या होता है? घट जाएगा ना। जैसे सूप पीते हैं, गरम गरम सूप पीते हैं तो पृष्ठीय तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है, जीभ पर पूरा फैल जाता है, मजा आता है पीने में। ठीक, वैसे ही हो जाता है, घट जाता है, मैलवा सब बाहर निकल जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? जो लैंप वाली बत्ती होती है उसमें किसके कारण जो होता है तेल ऊपर उठता है? सो ऑप्शन देखो, पहले नंबर ऑप्शन देखो दे क्या रहा है, फिर उसके बाद दिमाग से लगाओ, या ना दिमाग लगाइयो ना रहे बस आंसर लगा दियो। ये क्या होगा? कुशिकत्व के कारण हो जाएगा। अब कुशिकत्व नहीं देता है तो फिर क्या देगा भैया बताओ? पृष्ठीय तनाव देगा, जरूर देगा, वो लगा देना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? या कुशिकत्व के कारण क्या होता है? ऊपर चढ़ता है। पानी भी पेड़ में किसके कारण देखोगे? कुशिकत्व के कारण ऊपर चलते हैं। साबुन में बुलबुले के अंदर का दाब क्या होगा बताओ? साबुन में जो बुलबुले का अंदर का दाब होता है ये क्या होता है? लगाना है आप लोगों को। तो कोई भी बुलबुला होता है, जब बुलबुला बनेगा यानी कि क्या होगा? वही मंडलीय दाब से अधिक होगा तभी तो बुलबुला बढ़ रहा है, नहीं तो वही मंडलीय दाब से कम होगा तो फूट जाएगा तुरंत।
आराम से लगा लो। वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा तभी तो ये बुलबुला बन रहा है भाई, तभी तो बुलबुला बन पा रहा है, नहीं तो फिर खत्म हो जाता, वायुमंडलीय दाब से कम होता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर श्यानता क्या होती है? द्रव और गैस दोनों के लिए अलग अलग होती है, ध्यान में रखना। ताप बढ़ने पर श्यानता क्या होती है? गैस की बढ़ेगी श्यानता, ये याद रखिए ना, कि द्रव की घट जाती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो होता है आपको द्रव में घट जाता है भैया, क्योंकि द्रव गैस के रूप में बदलने लगेगा तो अणु एकदम फुर 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 भागने लगते हैं। लेकिन गैस में जैसे ही आपको ताप बढ़ेगा श्यानता क्या होती है? आपको बढ़ेगी, ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये लगाओ क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? ताप बढ़ने पर श्यानता द्रव की घटेगी और गैस की बढ़ेगी। क्या लगाना है यहाँ पर आंसर? आपको गैस की बढ़ेगी और द्रव की घटेगी। आगे चलते भैया, यहाँ पर आंसर सी। श्यानता होता है जानते हो क्या? लिक्विड के परत के बीच में जो विरोध होता है ना, उसे ही विस्कोसिटी यानी श्यानता कहा जाता है। आगे चलते, सेविंग ब्रश का श्यानता किसका ज्यादा होगा? पानी का होगा, पेट्रोल का होगा, मध का होगा, किसका ज्यादा होगा? दूध का होगा। अब बेसिस जिसमें ज्यादा लेयर में आपको विरोधी बल लगेंगे, घर्षण बल लगेंगे, एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच में जो आपको लिक्विड होते हैं, तो कौन होगा भैया? लिक्विड या गैस दोनों के लिए सेम होता है। तो मध में ज्यादा चिपचिपा होता है, मध देखो ज्यादा जो होगा वो आपको श्यानता उसमें ज्यादा होगा। सेविंग ब्रश का जल से बाहर निकालने पर उसमें बाल छड़ जाते हैं। जब दाढ़ी उड़ी बनाते हैं, सेविंग ब्रश एकदम गाज वाला ऐसे बनाकर निकालते हैं, तो उसमें बाल आपस में चिपक जाते हैं। यही आपको कारण होता है पृष्ठीय तनाव होता है। क्या होता है भैया? पृष्ठीय तनाव के कारण चिपक जाते हैं। इसका आंसर 54 के आंसर लगा लेना। ये देखो, रिकॉर्डेड देखो, लाइव देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखो जो भी करा रहे हैं वो देख लो। मैं तुम लोगों से वादा किया हूं और इस बात पर वादा पर अपना खरा उतरूंगा लास्ट दम तक कि सिलेबस का एक पॉइंट नहीं छूटने वाला है। एक बात ध्यान में रखना, कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन कराएं, मरते दम तक जितने क्वेश्चन हो सके मैं कराऊं और आप लोगों का रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी कराऊं। तो बिलीव होगा तो जुड़े रहिएगा और आपका रिजल्ट श्योर होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। हाँ, बशर्ते एक काम आपको भी करना होगा, रिवीजन लगातार करते रहना होगा। और ये सभी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप लोगों को मैं करा रखा हूं, सेट जब करा रहा था साइंस का तो मैं करा रखा हूं। फिर रिवीजन कराएंगे, फिर कराएंगे, छोड़ने वाले नहीं। मैं लड़कों पर विश्वास नहीं करता, मैं अपने आप पर विश्वास करता हूं कि लड़कों को इतना बार रटवा दो कि वो कभी भूल ही नहीं पाए। आर्किमेडीज के नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आर्किमेडीज ने एक नियम दिया था और यह था प्लवन का नियम। यानी कोई भी पानी में वस्तु डालोगे तो ऊपर की तरफ एक बल लगेगा, उसे उत्प्लावन बल या प्लवन के बल कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे देखो, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगते हैं। हवाई जहाज से अगर यात्रा आप करोगे तो पेन से स्याही निकलने लगेंगे, ये इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। ठीक, लगाइए क्वेश्चन। रिवीजन देखो, रिवीजन कराना ही पड़ता है, लड़कों सब पर छोड़ दोगे वो नहीं कर पाएगा, मुझे पता है। 12th के लड़के हैं, बिहार पुलिस के लड़के नहीं कर पाते। रिवीजन कराएंगे, लगातार रिवीजन कराएंगे, चिंता मत करो, और होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी जिसको जो समझना है समझने दो। ठीक, एक कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। कल के एक लड़का हमको बताया था या कोई लड़की बताई थी। एक हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने के कारण क्या है? तो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कमी हो जाता है। वायु दाब में कमी के कारण ही देखोगे। अब भैया ऊपर जाओगे तो वायुमंडलीय दाब कमी होगा। सेम पृथ्वी पर जो वायुमंडलीय दाब पर स्याही भरा गया है, ऊपर जाओगे वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो बाहर निकलने लगता है। और ऐसे ही क्या होता है, तुम्हारा नाक से खून भी निकलने लगता है अगर ज्यादा ऊंचाई पर जाते हो तो। सेम होता है आपको। इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। खाना भी देरी से पकता है आपको अगर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है ऊंचाई पर जाते हो तो। 57 देख लो, पृष्ठीय तनाव किसके कारण पैदा होता है? बताओ, पृष्ठीय तनाव किसके कारण पैदा होता है? पृष्ठीय तनाव होने का कारण क्या है? लगाइए क्वेश्चन। चलिए, पृष्ठीय तनाव होने का कारण क्या है? अणुओं के बीच में गुरुत्व बल, अणुओं के बीच में असंजक बल, अणुओं के बीच में सहसंजक बल। क्या होता है पृष्ठीय तनाव? मैंने कुछ ऊपर ही बताया था आप लोगों के आंसर। ये क्या हो जाएगा आपको? सहसंजक बल, क्योंकि भाई खुद एक ही लिक्विड के बीच के अणुओं के बीच में जो बल लग रहा है ना, उसे ही तो पृष्ठीय तनाव कहा जाता है। क्षेत्रफल कम करने की कोशिश करेगा। इसके आंसर सी। उत्प्लावी बल निर्भर करेगा। जो भी उत्प्लावन बल होता है वो किस पर निर्भर करता है ये आपको बताना है। उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है? लगाइए क्वेश्चन। ठीक, मॉक टेस्ट मिलेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का मॉक टेस्ट तैयार हो रहा है अलग से, चिंता मत करो। ठीक, उत्प्लावी बल निर्भर करता है। उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है? तो ये आपको निर्भर करता है विस्थापित तरल के भार पर। विस्थापित तरल के भार पर निर्भर करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। 59 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो मात्रा के वृद्धि के बाद भी अप्रभावित रहती है? ये लगाओ आंसर। यानी मात्रा में वृद्धि होता है या मात्रा में कमी होगा? ये बात ध्यान में रखना। कमी के बारे में बार बार पढ़े होगे।
वृद्धि होगा या कमी होगा, दोनों के लिए सेम होगा। और वो क्या होगा? घनत्व। भैया घनत्व में कोई अंतर नहीं होगा। मान लो इतना बड़ा चीज है, उसको इतना बड़ा कर दो, इतना बड़ा चीज है उसको काट मतलब इतना बड़ा कर दो, पर घनत्व में तो कमी नहीं होगा। कहने का मतलब कि मात्रा में जब जो होता है ना परिवर्तन, वो पूछ रहा है। अंदर जो आणविक बल होता है, अंतर आणविक बल जो होता है, उसमें परिवर्तन के बारे में वो नहीं बोल रहा है, वो मात्रा में बोल रहा है, इतनी सा इतना, इतनी सा इतना, ठीक, वो चीज बोल रहा है। ठीक, तो ये घनत्व नहीं बदलता है। इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या लगाना है आंसर, तुम लोग को देखते हैं। लगाओ आंसर। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएगा और गलत कर दोगे तो फिर वही होता है ना, दिक्कत महसूस होने लगता है। ठीक, चलो लगाओ इसके आंसर लगाओ। ये क्वेश्चन नंबर 60 के आंसर लगाओ सब लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 60 के आंसर। 60 के आंसर ए। बहुत अच्छा चंदन मंडल। ये देख लो, जब बर्फ पिघलती है तो क्या होगा भैया? आयतन घटता है। क्या होता है? आयतन घट जाएगा। अब कैसे आयतन घट जाएगा तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, सर जी बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, आयतन कैसे घट जाएगा? देखो ध्यान से यहां पर देखना, बात कर रहा है बर्फ पर। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? घनत्व अधिक होता है। घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। और आयतन जो होता है, आयतन जो होता है ये मिनिमम होता है। अब भैया यहां ध्यान देखो, 0 डिग्री से पिघलेगा तभी तो पिघलना मतलब पानी के बन रहा है, पानी में बन रहा है, यानी 4 डिग्री पर जाएगा तब न जाकर आपको आयतन एकदम न्यूनतम होता है, और 4 डिग्री के बाद न अधिकतम होता है। तो यह डिग्री थोड़े ना दे रहा है, तो दे रहा है कि बर्फ पिघलेगा तो बर्फ 2 डिग्री भी हो जाएगा, 3 डिग्री भी हो जाएगा, 4 डिग्री भी हो जाएगा। इस कारण से इसका क्या हो जाएगा? आयतन घट जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61। आवृत्ति मात्रक है, किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक बताना है। मैंने ऊपर पहला क्वेश्चन में ही बताया था। चलो, कम हो जाता है गैस को गर्म करने पर, देख लेना आप। ठीक, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। हर्ट्ज जो होता है ये आवृत्ति का मात्रक होता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछे तो ध्वनि तरंगे कहां संचरण नहीं कर सकती है? तो ध्वनि जो तरंग होती है ये कहां नहीं संचरण कर सकती है, ये आपको बताना है। ध्वनि तरंगे कहां नहीं? देखो ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है, उसको संचरण करने की आपको कम से कम मीडियम चाहिए, और मीडियम में आप देखोगे निर्वात में कभी नहीं, आपको मीडियम कहां से हो पाएगा? ठीक, तो ध्वनि तरंगे कहां संचरण नहीं करेगी? आपको निर्वात में नहीं करेगी। आगे देखते हैं 63 देख लो। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे होती है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे क्या होती है, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। 20 हर्ट्ज से, चलिए फास्ट करा रहे हैं। 20 हर्ट्ज से जो कम होगी वो अवस्रव तरंगे या अपस्रव तरंगे कहलाती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगे परास्रव तरंगे कहलाती है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली स्रव तरंगे कहलाती है, जिन्हें हम सुनते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। 63 का क्वेश्चन 64। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय आपको विकिरण का प्रयोग करते हैं? अरे रिमोट में या तो तुम्हारे ऑप्शन में दिया रहेगा सूक्ष्म तरंग, या तो तुम्हारे ऑप्शन में दिया रहेगा औरक्त तरंग। औरक्त का ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर आपको ए हो जाएगा। इसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिमोट में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 65। अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त हो जाने वाली तरंगे कौन है? अल्ट्रासोनोग्राफी में जो प्रयुक्त होती है भैया, सोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनिक, आपको देखोगे ध्वनि, ये कौन सा होगा भैया? बताओ। ध्वनीय तरंग ना होगा, ध्वनीय तरंग ना होगा। आराम से लगा लोगे, दिमाग थोड़ा सा लगाओ तो आराम से लगा लोगे। ठीक, चंदन मंडल, हम किसी पर गुस्सा नहीं है बाबू, किसी पर हम गुस्सा ही नहीं है, हम गुस्सा नहीं होते। वो लोग अपना फितरत दिखाए, हमारे मन में उन लोगों के प्रति बहुत स्नेह और बहुत प्यार अभी भी है। ठीक, वो अपना फितरत दिखाए। और मैंने देखा, मैं बस मुझे मतलब मेरे पास मैं क्वेश्चन बना रहा था उस समय, एकदम सेम टाइम पर क्वेश्चन बना रहा था, कोई लड़का हमारे पास भेजा, देखिए ना सर जी ये क्या बात हो रहा है। फिर मैंने भेजा तो फिर मेरे पास राखी मतलब सॉरी फिर मेरे पास कोई लड़की भेजी, ठीक ना। फिर जब मुझे लड़की भेजी तो वो 3 4 5 6 7 स्क्रीनशॉट भेजने लगी। हमने ये क्या हो रहा है भाई, इधर हम उन्हीं के लिए मेहनत कर रहे हैं, इधर उधर वो लोग लगे हुए हैं कि ये कर रहे हैं अमित सर पैसे कमाने के चक्कर में, और उधर लोग पिन मार रहे हैं, वो सब उगिल रहे हैं। हमने बोला भाई मैं तुम लोग को देखो असलियत में बता दूं ना, तुम लोग को डाटा के ऑफलाइन से कितना पैसा आ रहा है, तुम लोग खुद दंग रह जाओगे कि सर जी तो लॉस में जा रहे हैं, मतलब लॉस में भी कर कर लोगों को पढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं नहीं बताता हूँ, छोड़ो हटाओ, तो क्या ही बताने की जरूरत है। तुम खुद से दिमाग लगा लो कि अगर मुझे सिर्फ पैसे के लिए काम करना होता तो मुझे यूट्यूब पर अगर वीडियो डालते रहते पैसे कमाते रहते, क्या दिक्कत था। लेकिन अगर मैं सोचा हूं कि 20 दिन 40 दिन लड़कों को मिला है, मैं कुछ अच्छा करूं इसमें, पैसे पर ज्यादा ना सोचूं, तो वही काम मैं कर रहा हूं बस। और उसमें भी किसी किसी को जलन सी है, कहीं बताएं हम। सीटी स्कैन करने में प्रयोग की जाने वाली, सीटी स्कैन होता है ना तुम्हारे शरीर का, आधा घंटा लग जाता है, ठीक ना। कंप्यूटर टोमोग्राफी, ये बताओ सीटी स्कैन जो होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी जो होता है, सीटी स्कैन देखो शरीरवा को घुसा दिया जाता है पूरा अंदर मशीनवा में,
तो सीटी स्कैन में किसका प्रयोग होता है ये बताओ। सीटी स्कैन में ये किसका प्रयोग होगा? और रक्त का, प्रस्राव का होगा, ये लगाओ यहां पर, ये आपको एक्स किरण का होगा। किसका होगा? 66 का आंसर लगाओ। किसका होगा आंसर? आपको लगाना है 66 का आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या होगा? एक्स किरण का होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते। ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र है, ध्वनि की जो तीव्रता मापक यंत्र है उसका क्या नाम है ये बताना है। ठीक, ध्वनि का तीव्रता मापक यंत्र। ठीक, ध्वनि की तीव्रता मापक यंत्र जो है ये आपको बताना है। ठीक, कि अगर हमको स्क्रीनशॉट भेजी तो बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम उन लोगों का चेहरा तो सामने आया ना। चलो यहाँ पर डेसिबल होता है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापा जाता है। ठीक, आगे चलो। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो ध्वनि का वेग जो होता है वो अधिकतम किसमें होता है? ध्वनि का जो वेग अधिकतम होता है, ये देखो, ये आपको क्या होता है? धातु में। धातु में यानी ठोस में ज्यादा होगा, फिर द्रव में होगा, फिर गैस में होगा, निर्वात में ध्वनि चलबे ना करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे चलते, जल्दी जल्दी देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि कौन है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, और इसके अनुसार जो अच्छा जो ध्वनि का मानक है यह है 45 डेसिबल, जो बार बार मेरे मुंह से निकलता भी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय जनेवा पड़ेगा, जनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन 70 देख लो। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव ध्वनि के चाल पर निर्भर नहीं करेगा? यह बताना है कि इसमें से किसका प्रभाव जो है ध्वनि के चाल पर निर्भर नहीं करेगा। तो ये दाब का, जो दाब होता है इसका प्रभाव ध्वनि के चाल पर निर्भर नहीं करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। बाकी ताप बढ़ेगा तो बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ेगा तो बढ़ेगा, वायु की चाल बढ़ेगा तो बढ़ेगा ध्वनि का, ये याद रखिएगा। इसका दाब पर नहीं प्रभाव पड़ता। क्वेश्चन 71, पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परिवर्तित करती है? ये बताना है आप लोगों को। ये लगाइए, क्वेश्चन लगाइए यहां पर। चलो क्वेश्चन लगाओ, चलो सब पर आशीर्वाद है, क्वेश्चन लगाओ। ठीक, चलो क्वेश्चन लगाओ यहां पर। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परिवर्तित करती है? तो पृथ्वी के पृष्ठ पर जो परिवर्तित कर देती है ये आयन मंडल करती है। कौन करती है? आयन मंडल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से गलत युग्म को चुनो। गलत युग्म को चुनो, ये आपको बताना है। गलत युग्म को चुनना है, ठीक ना। चलो क्वेश्चन लगाइए। गलत युग्म, अबे विद्युत, देखो यहां पर क्या दे रहा है? यहां पर विद्युत चुम्बकीय सभी तरंग है। गामा किरण की खोज जो किया गया था पॉल बिलार्ड द्वारा किया गया था, एकदम सही है। एक्स किरण तो सब लोग याद किया हुआ है, रोएंटिजन ने किया था। पराबैंगनी किरण भी जोहान रिटर ने किया था। लेकिन ये दृश्य किरण जो हो ना, विजिबल दृश्य किरण की खोज न्यूटन ने भी बताया था। इसका आपको जो गलत आपको दिया हुआ है, विलियम हर्सल नहीं किया था, इसका आपको गलत दिया है। डी, डी वाला ऑप्शन गलत है। ठीक, ये ध्वनि आप देखो 73, देखो थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ो आप लोग भी। ध्वनि तरंग का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ टकराकर वापस लौटने की घटना। देखो ये ध्वनि से इधर से बोला, कोई बोला ये इधर से, ये लौटकर फिर उधर ही पास आया, इसे ही तो परिवर्तन कहा जाता है। ध्वनि का परिवर्तन, ध्वनि का परिवर्तन होता है तभी तो हम सुन पाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 74 देख लो। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रवर्तक तल और ध्वनि के मध्य में न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ये स्पष्ट ध्वनि सुनना है तो ये आपको ध्वनि का प्रवर्तक तल है और उसके बीच में कितना 17 मीटर का आपको कम से कम दूरी होनी चाहिए। कितना भैया? 17 मीटर का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर काम करती है? स्टेथोस्कोप जो होता है ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। स्टेथोस्कोप जो होता है ध्वनि के किस सिद्धांत पर काम करता है? और ये स्टेथोस्कोप देखो, ओ आला आला, तुम्हारा जो डॉक्टर कान में लगा कर देखता है तो ध्वनि क्या करता है? परिवर्तन होता है, तभी तो सुनाई देता है, यानी ध्वनि का परिवर्तन होगा, ये याद रखिएगा। इसे एंडोस्कोपी से मत कंफ्यूजन कीजिएगा। एंडोस्कोपी पेट के लिए किया जाता है, उसमें पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, उसमें छवि निकालना पड़ता है। 76 देखो, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? रडार की जो कार्य प्रणाली होती है ये किस सिद्धांत पर काम होती है? अरे रडार नहीं जानते हो? ठीक, रेडियो डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग, ये जो होता है, ये रडार जो होता है ये आपको बताना है। ठीक, बताइए रडार किस पर होता है? फिरोज आलम, हमको भेज कर अनु बहुत अच्छा की, जो भी भेजी है बहुत अच्छा की, कम से कम पता तो चल गया ना। देखो अगर इंडिया में कोई युद्ध हारा है ना तो अपने अंदरूनी कारण से हारा है। खुद के घर के लोग ये थे, याद देखो यहां तक कि रावण भी हारे ना तो खुद के ही घर के लोग थे। और इंडिया में भी जो युद्ध हारा गया है खुद के घर के लोगों द्वारा, तो खुद के घर के लोगों को हमको पहचान नहीं था, हम बहुत अच्छे से पहचान नहीं पा रहे थे।
लेकिन हमको कोई पहचान दिलाया, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक, तो क्या होता है भैया, यहां पर क्या हो जाएगा, किसका उपयोग किया जाता है बताओ, रेडियो तरंगों का ना प्रयोग किया जाता है। ठीक, रेडियो आपको तरंग का 77 देख लो। ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव क्या कह लेते हैं, देखो कि ध्वनि स्रोत के होने वाले ध्वनि में उतार चढ़ाव जो होते हैं यही कहलाते हैं डॉपलर प्रभाव। ठीक, और ये हो जाएगा इसका आंसर सी हो जाएगा, डॉपलर प्रभाव हो जाएगा। आगे चलते हैं, डॉपलर नहीं ने बताया था। जाली दस्तावेज को पता करने के लिए किस किरण का प्रयोग करेंगे, जल्दी जल्दी बढ़ो। अब जाली दस्तावेज है उसको पता करने के लिए हम लोग परावैंगनी किरण के प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, परावैंगनी किरण का प्रयोग करते हैं। अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, ध्वनि के तार तत्व यानी कि पतला जो ध्वनि बोला जाता है, जैसे मच्छर की आपको ध्वनि हो गया, और पतला मोटा, ये जो ध्वनि होता है ये किस पर निर्भर करता है, चाय चाय वाला जो ये आपको तार तत्व होता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि महिलाओं का तार तत्व ज्यादा होता है और पुरुषों का कम होता है। ठीक, ये किस पर करेगा, तो ये होगा आवृत्ति पर। और वही लाउडनेस किस पर करता है, आयाम पर करता है। ये हो जाएगा आवृत्ति, इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं, ध्वनि की प्रबलता संबंधित है, देखो आ गया, ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है, हम प्रबल ध्वनि यानी कि कितना जोर से बोल रहे हैं, ठीक ना, ये हो जाएगा आयाम पर। किस पर करता है, आयाम पर करता है। ठीक, आगे चलते हैं, एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, एमआरआई होता है ना शरीर में, एमआरआई का। ठीक, तो एम से तो पहले ही मैग्नेटिक आ रहा है, यानी एमआरआई का किसका होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये आपको जो होता है एमआरआई होता है। तो एमआरआई में क्या होता है, मैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय तरंगों का प्रयोग किया जाएगा। आराम से आप लगा लोगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। निम्न में से किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है, किस तरंग की लंबाई जो होती है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, लंबाई जो होती है रेडियो तरंगों की अधिक होती है, सबसे अधिक मैक्स होती है, मैक्स मतलब मैक्सिमम होती है, मिनिमम जो होती है गामा किरण की होती है, मिनिमम जो होती है गामा किरण की होती है। भी याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तिछड़ता बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण, जब समीप आएगा ट्रेन तो ज्यादा उसका सुनाई देता है, दूर जाता है तो कम, यही तो कहलाता है डॉपलर प्रभाव, ध्वनि में उतार चढ़ाव। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर भी, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहा जाता है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि वाली आवृत्ति को कहा जाता है श्रव आवृत्ति, यानी कि जिसे हम लोग सुन सकते हैं, श्रव तरंगे कहलाता है। आगे चलते हैं, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है प्रयोग किया जाता है। एक रडार है, रडार जो है शत्रु का जो वायुयान है यानी ऊपर जो उड़ रहा है उसको पता लगा रहा है। इसमें किसका होता है, तो रडार से आर से ही पता चल रहा है, रेडियो नाम आपको जानते ही हैं, तो ये रेडियो तरंग का प्रयोग करता है। कौन सा, 86 देख लो, परम शून्य ताप कौन सा भैया, परम शून्य ताप वो है जिसके बाद कोई अंत ताप नहीं होता, निम्नतम ताप नहीं होता, यानी सभी जो पार्टिकल होता है वो गति करना बंद कर देता है। परम शून्य ताप जो होता है वह ताप जिस पर सभी द्रव पदार्थों का वाष्प नहीं। सैद्धांतिक रूप से सबसे निम्नतम ताप जो होता है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 273 में क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है, डिग्री सेल्सियस में होता है ये परम शून्य ताप जो होता है, -273 आपको डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस -273 डिग्री सेल्सियस में परम शून्य ताप होता है, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 87, समान स्थिति में मानव शरीर का तापक्रम कितना होता है। तापक्रम जो होता है तुम्हारे जो टेम्परेचर होता है सामान्य मनुष्य का, वो आपको बताना है। तो सामान्य मनुष्य का तापक्रम कितना होता है, कौन बोल रहा है, धीरे धीरे कराइए, कोई कराए जल्दी जल्दी कराइए, 98.6 फahrenheit होता है। डिग्री सेल्सियस में देखो 37 डिग्री सेल्सियस होगा, ये भी याद रखना। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन होता है, इसे भी याद रखिएगा। आपका शरीर का सामान्य तापमान 88 देखो, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है। रेफ्रिजरेटर में समझ रहे हो तुम्हारा फ्रीज, और फ्रीज में कोई भी चीज जमना नहीं ना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए, उसके लिए आपको क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा, अच्छा होता है ये डी। 89 देख लो, किस ताप पर सेल्सियस और फahrenheit पैमाने बराबर हो जाते हैं, किस ताप पर सेल्सियस और फahrenheit, सेल्सियस और फahrenheit दोनों बराबर हो जाएंगे, ये -40 डिग्री पर, -40 डिग्री सेल्सियस पर आपको क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अच्छा क्वेश्चन है, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस कारण से जल ठंडा रहता है। मिट्टी के घड़े में किस कारण से जल ठंडा रहता है, ये आपको बताना है, लगाइए क्वेश्चन। तो भाई जल आ जाता है मिट्टी के घड़े के सतह पर और उसका होता है वाष्पोत्सर्जन। क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसके कारण क्या होता है, ठंडा होता है। इसके आंसर बी। कणों के द्वारा उष्मा स्थानांतरण जो होता है, ये ध्यान में रखना, क्या दिया हुआ है, कणों के द्वारा, कण जो होता है एक तो चल के कण होता है, यानी कण ही डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, यहां से वहां चले जाते हैं, जैसे कि द्रव में होता है, गैस में होता है। लेकिन ये स्थिर कण क्या होता है, सॉलिड में होता है। और सॉलिड में क्या होता है भैया, चालन होता है। क्या होता है, चालन होता है। लिक्विड गैस में क्या होता है, संवहन होता है। और आपको सूरज के प्रकाश किस जिस माध्यम की ना जरूरत है, विकिरण होता है। ठीक,
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर आपको चालन हो जाएगा, चालन हो जाएगा, इसे भी याद रखिएगा। जैसे कि सुईठा के एक तरफ दिखता है तो आगे दिखता है तो पीछे की तरफ भी दिखने लगता है। ये 92 देख लो, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता बताओ। भैया तापमान बढ़ेगा तो जल वाष्प तो अधिक ग्रहण करेगा ना, वो अब इसी सी बात है, अधिक करेगा। किसी का भी नाम नहीं बोलना है, चलिए क्वेश्चन आप लोग लगाइए। हाँ, यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी भैया, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, आर्द्रता ग्रहण करेगा ना वो ज्यादा। आगे देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 93, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। दाब बढ़ता है तो बर्फ के गलनांक क्या होता है भाई, देख लो, गलनांक मतलब जिस पर वस्तु गलती है उससे नीचे ना आ जाएगा गलनांक, जब बढ़ेगा तो यानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाएगा। जैसे कि तुम बर्फ पुरफ खाते हो तो दबाकर जो वो गोला वाला बर्फ बनाया जाता है, इसमें कि उसका क्या हो जाएगा, गलनांक जो हो जाएगा नीचे चला जाए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, घटता है। 94, पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर क्या हो जाएगी बताओ। पानी से डाट लगी बोतल हुई या जाड़े वाले प्रदेशों में देखोगे कि बर्फ जम जाता है तो पैंप क्या होता है, फट जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, जमने पर जल का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होगा भाई, हाँ, फट जाएगा डाट लगी बोतल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 95, उष्मा विकिरण की गति होती है, लगाओ, उष्मा विकिरण की गति होती है किसके बराबर होती है भैया। उष्मा जो विकृत होता है, सूरज के प्रकाश भी तो विकृत के द्वारा ही आता है ना उष्मा उसका, तो ये कितना होता है, प्रकाश के बराबर होता है जो होता है उष्मा विकिरण की जो गति होती है प्रकाश के। और प्रकाश की गति क्या होती है, 3 × 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, और किलोमीटर में 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। ये क्या होता है, लाइट ऑफ स्पीड, लाइट ऑफ स्पीड होता है। 96, वह ताप जिस पर बर्फ जल तथा वाष्प संतुलन में रहते हैं। देखो, जिस ताप पर क्या होता है, जल बर्फ और वाष्प संतुलित अवस्था में रहते हैं, उसका क्या नाम है, उसे ही तो त्रिक बिंदु कहा जाता है। तीनों अवस्थाएं मौजूद रहती है, त्रिक बिंदु कहा जाता है। कौन सा हो जाए भाई, ट्रिपल पॉइंट कहा जाएगा। 96 के आंसर क्या लगा बोलेगा, हलवा क्वेश्चन है, क्या है, हलवा क्वेश्चन है। ठीक, अब कहोगे सर जी त्रिक बिंदु कितना पर होगा, तो 273.16 एकदम एक्यूरेट केल्विन में, ये याद रखिएगा। डिग्री सेल्सियस में होगा तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, सब में थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, पॉइंट में आप देखोगे बढ़ता है ये। ठीक, तो ये त्रिक बिंदु हो जाता है। 97 देख लो, जलपवाष्प में भंडारित उष्मा होती है। जलवाष्प में भंडारित जो उष्मा होती है, वाष्प में कौन सा होता है, तभी तो हमारा हाथ जलने लगता है। ये क्या होता है, तुम्हारा गुप्त उष्मा होता है। वाष्प में क्या उष्मा, गुप्त उष्मा। धर्म शून्य अर्थात जिसके नीचे, अरे यार ये धर्म थोड़े ना होगा, परम शून्य होगा। परम शून्य अर्थात जिसके नीचे ताप प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लगभग कितना है, तो परम शून्य तापमान कभी भी आपको केल्विन जो होता है नेगेटिव में नहीं हो सकता। ठीक, -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। केल्विन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसे बात याद रखिएगा। और केल्विन जो है ऐसा यूनिट है आपको टेम्परेचर का। 99, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर निर्मित होते हैं, जिसे हम कहेंगे, प्रकाश जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर निर्मित होते हैं, जिसे हम कहेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे, फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था, जिसके कारण 1921 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। सूर्य प्रकाश के पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना लगता है भैया, 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है, यानी कि 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। और इसे ही हम लोग कभी कभी लिख देते हैं 8 मिनट 19 सेकेंड, यानी कि 8.2 मिनट। यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। 1.3 सेकेंड चंद्रमा के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, यह भी याद रखिएगा। आगे चलते इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 100 हो गया, और 101 देखो, प्रकाश अपने मार्ग में पड़ने वाले अवरोध से टकराकर पुनः वापस लौटती है। अवरोध है प्रकाश आया, यहां से प्रकाश निकला, टकराया, वापस आ गया, यही तो प्रकाश के परिवर्तन होता है। ये क्या हो गया, प्रकाश के परिवर्तन हो गया। और अलग अलग मीडियम में जाता है, मान लो कि ये गैस है और ये ठोस है, प्रकाश गैस से ठोस में जाए तो थोड़ा ये क्या होता है, टिल्टेड मुड़ जाता है, इसे अपवर्तन कहा जाता है। आगे चलते हैं, ये देख लो 102, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज सबसे पहले किसने किया था। प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये लाइट, पता है ना। यहां पर देख लो, ये देखो यहां पर, ये देख लो, तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में सबसे पहले रोमर ने बताया था। किसने बताया था, रोमर ने बताया था। सॉरी रोमर कहां से होगा, बताओ किसने बताया था, ये बताओ। 102 के आंसर बताओ,
मेरे बातों पर मत ये जाइएगा। ये बताइए 102 के आंसर मैक्सवेल ने बताया था। किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। इसे याद रखिएगा, मैक्सवेल ने बताया था। अरे प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में मैक्सवेल ने बताया था ना। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? समतल दर्पण है, इसका वक्रता त्रिज्या। अरे हम सबसे पहले दिमाग में आ गया कि प्रकाश का मापन किसने किया था, वो मेरे दिमाग में आ गया था। ठीक, आगे चलते हैं। सबसे पहले प्रकाश की गति रोमर ने पता किया था। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितना होती है भैया? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या। आगे देखो 104, मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र के किस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? यह बनता है तुम्हारे रेटिना पर। वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक, ये क्या होगा? रेटिना या दृष्टिपटल। दंत चिकित्सक द्वारा रोगियों की जांच के लिए प्रयोग की जाने वाली दर्पण क्या है? दंत चिकित्सक है या कान जांच करता है, गला जांच करता है, मुंह जांच करता है, जो भी जांच करता है ये बताना है। ठीक, प्रेम कुमार यादव बार बार बोल रहे हैं, आप लोगों को क्यों नहीं आप लोग समझ रहे हैं? आप लोग कंपेयर चीटी को क्यों हाथी से कर रहे हैं? 689 को आप इससे क्यों कंपेयर कर रहे हैं 21,391 से? पढ़ लो, वरना अगर लग रहा है कि नहीं यहां पर कुछ नहीं होगा तो फिर कहीं और आप लोग शिफ्ट हो जाओ, यानी कहीं और इससे बेहतर पढ़ाया जा रहा है तो वहां से जाकर पढ़ सकते हो। मेरे तरफ से कोई किसी को जकड़ कर थोड़े ना रखता है। देखो मेरे हिसाब से मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूं, बाकी आपको पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन आपको बहुत ही आसान लग रहा है तो भाई खत्म कीजिए, आप कहीं और जाकर पढ़िए, कोई भी हो। ये देखो दंत चिकित्सक जो होते हैं ये होते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग। क्या होता है भाई? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और कान देखने के लिए, नाक देखने के लिए, गला देखने के लिए 106 देख लो। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? किस रंग का अपवर्तनांक जो होगा सबसे अधिक होगा? किस रंग का? जिसका तरंगधर सबसे कम होगा उसी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। जिसका तरंगधर सबसे कम होगा उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। भीम तुम्हारा जो फितरत है ना, तुम्हारा पिन मारने का फितरत है। ठीक, सुन लो पहले, तुम्हारा मेंटेलिटी मैं बता रहा हूं। ठीक, तुम्हारा मेंटेलिटी जो है ना वो सिर्फ है मजा लेने की मेंटेलिटी। ठीक, उसे छोड़ दो, वरना अभी पता नहीं तुम्हारा एज क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता है, हो सकता है कि मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस तुम्हारे पास होगा, बट ये सही नहीं है। अगर मैं बात कर रहा हूं प्रेम कुमार यादव से तो वो हमको समझा रहे हैं तो उसको हम समझा देंगे। हम गुस्से में ये बात नहीं बोल रहे हैं, मेरा ये ऐसे ही बात करने का तरीका है। ठीक, मैं गुस्सा में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तुम मारते हो पिन जरूर किसी ना किसी के बीच में, और ये तुम्हारा जो पिन मारने का फितरत है ना ये तुमको कभी ले डूबेगा। अगर तुम इतना ही तेज हो तो अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं दिए मुझे ये बता दो। अगर तुम्हारे पास इतना ही ज्ञान का भंडार है तो फिर तुम बिहार पुलिस की ही तैयारी क्यों कर रहे हो? तुमको दरोगा की तैयारी करना चाहिए। मेरे हिसाब से जो लग रहा है क्वेश्चन आएगा वो मैं तैयारी करा रहा हूं, तो पिन मारना बंद कर दो। मैं नहीं चाहता था तुमको बोलना, अच्छा स्टूडेंट हो, बट ये चीज सबको दिखाई देता है कि पिन मारते हो तुम। ठीक, पिन मत मारा करो, अपना ही हाथ से अपना ही मतलब लाइफ का गला मत घोटो, तो ये बेहतर होगा। ठीक ना, तो मत मारो। मैं बार बार आपको बता रहा हूं प्रेम कुमार यादव जी, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं जो भी पढ़ा रहा हूं 10th सिलेबस के अकॉर्डिंग। बाकी एग्जाम हॉल में क्या होता है उसका तो भगवान ही जानते हैं, हम कैसे बता सकते हैं। बस जो लेवल है वो मैं करा रहा हूं। ठीक, जिसको नहीं लगता है अब मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक, और इसका भी ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट आना बाकी है, उसमें भी 300 क्वेश्चन होगा। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा भैया? ये हो जाएगा तुम्हारा बैगनी का। क्या हो जाएगा यहां पर? बैगनी का हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। आगे चलो। और अपवर्तनांक सबसे कम किसका होगा? जिसका तरंगधार सबसे ज्यादा होगा, यानी लाल का। आप 22 वर्ष आप होता है इसमें। क्षैतिज के समीप सूर्य दीर्घ वृत्ताकार के दिखाई देने का कारण क्या है? ये बताओ। क्षैतिज के समीप जो होता है सूरज जो दिखाई देता है, इसका कारण क्या होता है ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, एक जल्दी जल्दी थोड़ा क्वेश्चन लगाइए, समय हो चुका है। चलिए क्वेश्चन लगाइए। हाँ, ये दे रहा है कि सूरज के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का, यानी कि क्या होता है, सूरज डूबते समय ऐसा लगता है कि सूरज डूब गए और उगते समय ऐसा लगता है कि पहले ही उग गए। ठीक ना, तो इसका मुख्य कारण यही होता है तुम्हारा प्रकाश के अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन। फील जो भी होता है, महसूस जो भी होता है, प्रकाश के अपवर्तन। 108 देख लो। दाढ़ी बनाने हेतु किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये लगाना है। दाढ़ी बनाने हेतु किस दर्पण का प्रयोग किया जाएगा? लगाओ क्वेश्चन, क्या दिक्कत है? हाँ, क्वेश्चन लगाइए। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होगा? लगाइए क्वेश्चन सभी लोग। बहुत अच्छा।
दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लगाइए क्वेश्चन। हाँ, मैं कमेंट तुम लोग का थोड़ा चालू कर दूं। अरे दाढ़ी बनाने जाओगे तो तुम्हारा थोड़ा सा चेहरा ज्यादा दिखाई देता है, इसमें किस दर्पण का प्रयोग होता है ये बताना है, लगाइए क्वेश्चन। बहुत अच्छा, चलो। क्या हुआ, आवाज नहीं जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 108। क्या हुआ? एक मिनट रुको। हाँ चलो चलो चलो। हाँ कमेंट थोड़ा रुक गया था, मैं भी घबरा गया। चलो चलो, सही। अब आ रहा है कमेंट ना? चलो, कमेंट हाँ रुक गया है, कमेंट आवाज आ रहा है कि नहीं? कमेंट रुक गया, आवाज आ रहा है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन लगाते रहो, मैं बताते रहूं, ठीक। कमेंट रुका तो उससे क्या फर्क पड़ता है। दाढ़ी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? दाढ़ी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। साइड मिरर के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। आगे चलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन नंबर 109 देखो। मरुभूमि में मृग मरीचिका वाली प्रघटना किसके कारण होती है? तो मरुभूमि जो होता है, आप देखोगे यानी रेगिस्तान वाला क्षेत्र में देखोगे, दूर से लगता है हिरन दिखाई दे रहा है, रोड पर लगता है पानी गिरा हुआ है। सो ये जो परिघटना होती है, ये होती है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा चमकता है, देखोगे तो टूटा हुआ शीशा का भाग चमकता है, आप देखोगे तो, ठीक ना। चलो, सब लोग का कमेंट आने लगा? चलो चलो चलो, कोई दिक्कत ना है, लगाओ आंसर। हाँ, ये देखो, ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। हीरा भी चमकता है किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। और एंडोस्कोपी के सिद्धांत पर पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। आगे 110 लगाओ। लॉर्ड रेले के अनुसार किसी रंग का परिकिंडन, देखो रेले के अनुसार जो है रंग का परिकिंडन जो होता है किस पर निर्भर करेगा? रेले ने परिकिंडन के बारे में बताया था, और रेले ने बताया था कि परिकिंडन किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करेगा? कोई भी भाई परिकिंडन जो होगा वो किस पर निर्भर करेगा? सबसे अधिक परिकिंडन किस पर होता है, सबसे कम परिकिंडन किसका होता है? यही तो पूछता है आपके एग्जाम में। ये लगाओ क्वेश्चन नंबर 110। तो ये हो जाएगा तुम्हारे तरंगधारक पर, क्योंकि तरंगधार जिसका अधिक होता है परिकिंडन उसका कम होता है, जिसका तरंगधार कम होता है उसका परिकिंडन अधिक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग की तरंगधार सबसे अधिक होती है? किस रंग जो होता है उसका तरंगधार जो होता है ये सबसे अधिक होगा, ये बताना है। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगधार जो होता है सबसे अधिक होगा? तो तरंगधार होता है लाल के सबसे अधिक और बैगनी के सबसे कम होता है, यानी लाल के क्या होगा? सबसे अधिक होगा, और बैगनी का क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा। इसे याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, और परिकिंडन सबसे कम किसका हो जाएगा भैया? लाल का कम हो जाएगा और बैगनी का ज्यादा हो जाएगा। धूप वाले चश्मे की क्षमता जो होती है किसका होती है? धूप वाले जो भी चश्मे होते हैं उनका जो क्षमता होता है ये जीरो डाइऑप्टर का होता है। डाइऑप्टर जो होता है क्षमता मापता है, ठीक ना। इसका क्या हो जाएगा? जीरो डाइऑप्टर। क्वेश्चन 113 देखो। मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोपी निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करती है? एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर काम करती है मरीजों के परीक्षण करने के लिए? आप लोग देखो, आप लोग फालतुआ डराए हुए हो। अरे हम जानते हैं ना ऑफलाइन में स्थिति क्या है। आप लोग लास्ट में अपना स्कोर बताना, अभी तुम लोग का स्कोर बता दे रहे हैं। ऑफलाइन में ये जो 200 है इसमें से जो आपको मैक्सिमम स्कोर गया है 163, 163 गया है, यानी अपने आप के 2 बार दरोगा निकाली हुई लड़की का ये स्कोर है। 2 बार के दरोगा निकाली हुई लड़की फिजिकल में छट गई है, उसका स्कोर गया है 163। तो ये कहना बस कि इतना स्कोर आ रहा है उतना स्कोर आ रहा है, ये बहुत आसान लगता है, लेकिन जब ही आप ऑफलाइन में लेकर पेपर बैठते हो ना, जब चारों तरफ से लड़के रहते हैं, जब पूरा रहता है वैसा क्वेश्चन, तो फिर समझ में आ जाता है कि क्या स्थिति बनता है। मरीजों के पेट के अंदर परीक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है भाई? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का किया जाता है। एंडोस्कोपी में प्रयोग आपको किया जाता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। आकाश का नीला रंग किसका? और एक बात समझ लो,
जो 4 साल से 3 साल से तैयारी कर रहा है उसका कंपेयर किसी से क्यों करना, हमको ना समझ में आ रहा है। नए नए इतने जो फॉर्म गिरे हैं, पुराने वाले को तो इसी एज में छाट कर निकाल दिया। जो नए वाले लड़के हैं वो ज्यादा इसमें दिखाई देंगे, जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी के नाम पर बस घूम रहे हैं। भैया वो आते तो हम देखते ना स्थिति क्या है। अरे इससे पहले तो सब लोग इसी पर आधारित था कि चोरी होगा, चोरी में हम पास हो जाएंगे। अभी भी बहुत से लोग चोरी पर ही आधारित है, बात सही है तुम लोगों का। अभी भी बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एकदम आंसर आ जाएगा, चिप देंगे, लेकिन क्या होने वाला है वो तो भगवान ही जान रहे हैं। अब हम भी नहीं बता सकते हैं कि क्या होने वाला है। तो पढ़ाई कर लो, डरो मत। डरोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। एग्जाम निकलेगा, तुम लोगों को पढ़ाई कर लो, बढ़िया स्कोर कर देना, जितना पढ़ाया जा रहा है एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, नीला जो होता है प्रकिंडन के कारण होता है। देखो 111 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो भी आपको लाल दिखाई देता है, सूरज चमकते हैं उगते डूबते समय, वो भी प्रकिंडन के कारण। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में, सो निकट दृष्टि दोष होगा तो उसमें अवतल लेंस का प्रयोग होगा, और दूर दृष्टि दोष होगा तो उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाएगा, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ये भी याद रखिएगा। तो फोकी लेंस का किसका किया जाता है भैया, तो जरा दृष्टि दोष में। 117 देख लो। 3D फिल्म देखने के लिए चश्मे के ऊपर एक लेयर चढ़ाया जाता है। किसका लेयर चढ़ाया जाता है, धुंधला फिर दिखाई देता है, सो चश्मे के ऊपर एक लेयर चढ़ाया जाता है देखने के लिए। ठीक, हाँ, क्या हो जाएगा किसका, ये हो जाएगा पोलराइड का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पोलराइड का। ठीक नहीं है, याद रखिएगा। 118, एक स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम कितनी होती है। कोई स्वस्थ मनुष्य है, इसके लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी होती है आपको बताना है। ये होती है 25 सेंटीमीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 119 देख लो। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश देखने पर कैसा दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष से आकाश देखने पर आप लोगों को मजाक लगेगा, आप लोगों को लगेगा कि सर जी बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। आप लोगों को हकीकत में बता रहा हूं, हकीकत एकदम श्योर। आप देख लेना पटना में आकर आजमा कर। तुम लोग ये सोचते होगे कि बहुत से लोग कोचिंग में पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, ये कर रहे होंगे। हकीकत पटना का ये है ना कि जो लड़के ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं अपने घर से ना, वो बहुत ही आगे हैं उन लोगों से जो यहाँ आकर तैयारी कर रहे हैं। तो मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस में इस बात को हम बता रहे हैं। आपको यहाँ के बड़ा से बड़ा इंस्टीट्यूट के लड़का को पकड़ लीजिए और क्वेश्चन पूछ दीजिए, ऐसा तो दांत चिपोड़ दे रहा है। यानी कि यहाँ के कौन से टीचर से नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बना पा रहा है। देखो आप सोचोगे कि सर जी सब पटना पहुंच गया तो सब पटना पहुंच गया तो वही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक ना, तो एक कहावत बचपन में लोग बोला करता था कि सब कुत्ता गंगे नहाई। ये देखो, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष आकाश देखने पर कैसा दिखाई देगा, ये परिकिंडन नहीं हो पाता है, ये काला दिखाई देता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी दिखाई देगा, बी हो जाएगा, यानी कि काला दिखाई देगा। विद्युत धारा मापक यंत्र कौन सा है, विद्युत धारा मापक यंत्र कौन सा है। बस भगवान से तुम लोग ये मनाओ कि चोरी ना हो, दबाकर एकदम परीक्षा हो, फिर देखो तुम लोग का रिजल्ट, माई का लाल नहीं है, कोई रोक देगा तुम लोग का रिजल्ट। ठीक, रिजल्ट होगा एकदम दावे के साथ। मैं ये बात के लिए चैलेंज लगाने के लिए तैयार हूं, रिजल्ट होगा, लेकिन बशर्ते बस कोशिश करना मेरे साथ भी और आप लोग खुद से भी कि चोरी ना हो पाए, बस ये ध्यान में रखना। विद्युत धारा मापक यंत्र कौन है, ये हो जाएगा अमीटर जो होता है, ये विद्युत धारा मापक यंत्र है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। तड़िक चालक निर्मित होते हैं, जो तड़िक चालक बनाए जाते हैं। ठीक, ये आपको देखोगे ये बनाए जाते हैं तुम्हारे तांबा का। ठीक ना, तांबा के तड़िक चालक बनाए जाते हैं, इसे याद रखिएगा। 122 देख लो। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा। किसी अर्धचालक को गर्म करोगे तो उसका प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक, अरे भी मैं भड़ास नहीं निकाल रहा हूं, किसी पर भी भड़ास नहीं निकाल रहा हूं। तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं भड़ास निकाल रहा हूं, नहीं निकाल रहा हूं, बात समझने की कोशिश करो। और तुम लोगों को मन ये लग रहा होगा कि सर जी पहले बहुत ज्यादा ये बोलते रहते थे। आप खुद से अंदाजा लगा लो, सुबह से क्लास होता है ना, शाम हो जाता है, एक इंसान पिछले 6 घंटे से सिर्फ बोल ही रहा है, तो आप समझ लो क्या स्थिति होता होगा, खुद से समझ लो। 6 घंटा 8 घंटा बोलने के बाद फिर 500 क्वेश्चन भी बनाना है, अभी क्वेश्चन 300 जाकर टिक लगाना है, भेजना है टाइपिंग के लिए। समझ रहे हो स्थिति हमारा, समझ रहे हो। फिर क्वेश्चन इंग्लिश का, हिंदी का टाइप लगाकर भेजना होगा, तो वो चीज होता है। बाकी मैं किसी पर भड़क नहीं रहा हूं, जब समय रहता था तो मैं बहुत आप लोगों के साथ समय देता था। बात यही हो चुका है कि मेरा समय इधर उधर काफी बढ़ चुका है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों का ये नहीं कर रहा हूं कि आप लोगों को समय नहीं दूंगा, भरपूर समय मिलेगा। ठीक, तो मेरा भी समझने की कोशिश करो कि हालत क्या है। ठीक, किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाती है, घटता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा, बी। 123, निम्नलिखित में से किन पदार्थों की चालकता का स्तर अचालक और चालक के बीच में होता है। कंडक्टर होता है, और आपको बताना है कंडक्टर मतलब चालक होता है, यानी चालक और चालक के बीच में होता है, यह बताना है। 115 फिर से क्या दिक्कत है,
सर निकट दृष्टि दोष के निवारण, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस होता है, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। क्या 116, क्या दिक्कत है क्या? किसी को 116 में सही तो बताए हैं? क्या दिक्कत है? 115 116 फिर से 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ, क्या दिक्कत है क्या? हाँ ये देख लो क्या दिक्कत है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक, और दूर दृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्या मैंने गलत बताया क्या आप लोगों को? हाँ क्या गलत बताया? कुछ गलत बताया? 122 देखिए उसका सी होगा ना। चलो चलो 122 भी देख लेते हैं। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध। भैया तुम्हारा अर्धचालक, नंदिनी तुमको 2 दिन पहले भी ये क्वेश्चन कराया गया है, अगर तुम्हारा नहीं समझ में आता है तो भाई रिवीजन कर लिया करो। मैंने उसी समय समझाया था कि सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, कार्बन हुआ, ये सभी अर्धचालक होते हैं। अगर तुम्हारा दिमाग में ये चीज नहीं जाता है तो ये चीज तुरंत एग्जांपल में सोच करो कि सर सिलिकॉन के बारे में बताए थे। सिलिकॉन का होता है सेमीकंडक्टर होता है, जिसका उपयोग कहां हम लोग करते हैं? सौर सेल में करते हैं। और सौर सेल के लिए क्या चाहिए? ताप चाहिए। जितना अधिक ताप मिलेगा वो उतना अधिक विद्युत ऊर्जा देगा, यानी अधिक सक्षम होगा वो, यानी कि उसका प्रतिरोध जो होगा वो कम होगा, तभी तो अधिक ऊर्जा देगा भाई, तभी तो अजल बिजली देगा। प्रतिरोध जिसका ज्यादा होगा विरोध होता है। प्रतिरोध मतलब विरोध होता है, किसका भैया? विद्युत धारा का विरोध होता है। प्रतिरोध के कारण ही क्या होता है? तार अपने आप ही गर्म हो जाता है, ठीक ना? तो ये चीज होता है। तो इसमें क्या समझाने वाली बात है बताओ? इसमें अर्धचालक न दे रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किन पदार्थों की चालकता का स्तर और चालक के बीच में होता है? सेम क्वेश्चन आ गया, यानी चालक और चालक के बीच में ये जो होता है अर्धचालक कहे जाते हैं, यही होता है। चलो हाँ यार तेरा सुपरस्टार, कोई बात नहीं, ठीक। चलो हाँ आगे चलते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को देखो। अब देखो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव दे रहा है, यह ध्यान में रखना। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सबसे पहले किसने खोजा था, यानी अवलोकित किया था? ऑर्स्टेड ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर बी हो जाएगा। किसी चालक की सिरों के मध्य विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जो विभवांतर होता है समानुपाती होता है, यानी भी बराबर क्या हो जाएगा? आई आर हो जाएगा। यानी कि ये नियम कहलाता है ओम का नियम। क्या होगा भैया? ये कहलाता है तुम्हारे ओम का नियम कहलाएगा। ओम साहब ने ये दिए थे। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा? अब लगाओ, ये भी क्वेश्चन तुम लोग गलत कर दोगे अगर बढ़िया से ना लगाओगे तो। लगाओ इसके आंसर, देखते हैं तुम लोग आंसर क्या लगाते हो। रिकॉर्डेड में भी देखा करो भाई, रिकॉर्डेड भी है तब पर भी इसको देखा करो, लाइव है तब पर भी देखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई करने से मतलब है, बात समझा करो, ठीक ना? या नहीं है कि रिकॉर्डेड है तो भैया बाहर निकल गए सर जी और बाहर निकल कर क्लास करा रहे हैं, एकदम तुम्हारे घरवे में आ गए हैं और मार मार कर थप्पड़ से बोले ये ना होगा बबुआ ये क्लास होगा। अरे क्वेश्चनवा तो सेम ही रहता है ना। इसका आंसर बताओ। बहुत ही अच्छा। ये देखो कौन तो सी लगा रहे, बदी बदमाश है। ये क्या पूछ रहा भैया? आदर्श बोल रहा है। आदर्श मतलब आदर्श बेटा माने बढ़िया। वोल्ट मीटर किसको मापता है भैया? विद्युत प्रतिरोधकता को मापता है। तो ये क्या होगा? उसका अनंत हो जाएगा। क्या होगा? ये अनंत हो जाएगा। और वहीं पूछे कि आदर्श आमीटर, आमीटर किसको मापता है? विद्युत धारा को मापता है। आदर्श आमीटर में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए भाई? बताओ बताओ। जीरो होना चाहिए प्रतिरोधकता भाई, जीरो होना चाहिए ना। ये भी याद रखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं। फ्यूज तार किस सिद्धांत पर काम करता है? सीसा और टीन मिलाकर फ्यूज तार बनाए जाते हैं, ठीक। गलनांक निम्न होता है, प्रतिरोधकता अधिक होता है, और ये विद्युत के उष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर काम करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, देख लो। चलो 128। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में क्या परिवर्तित करता है, बताना है। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में, देखो हमको थकान मुंह से ना होता है, हमको थकान शरीर से ना होता है। पैरवा के जो नीचे वाला तलुआ है ना, इतना फटता है, इतना फटता है, इतना फट रहा है अभी समझ लो। इतना फटता है कि मन करता है कि बैठ जाए और बैठ के पढ़ाए, और मन करता है कि चले ही नहीं। लेकिन अफसोस है कि खड़ा होकर पढ़ाना ही पढ़ाना है भैया, क्या करोगे? अब यही तो नियम है ना। प्रतिवर्ती धारा को दिष्ट धारा में जो बदलता है ये होता है रेक्टिफायर। क्या होता है? रेक्टिफायर होता है। और आपके क्या करता है? ट्रांसफार्मर करता है, वोल्टेज को घटाता है और बढ़ाता है। और तुम्हारा क्या करता है भाई?
ये जो तुम्हारा बैटरिया वाला होता है जिसे इन्वर्टर कहा जाता है, वो डायरेक्ट को क्या करता है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव में बदल देता है। ठीक, हाँ आगे चलते हैं। चलो, मेन जानते हो कहीं नहीं, ये सब आपको क्वेश्चन रिवीजन कराना ही पड़ेगा। आप लोग देखोगे अफसोस करोगे अगर रिवीजन नहीं करोगे ना, बाद में एग्जाम में अफसोस करोगे पक्का, मुझे पता है। ठीक, और कौन करा रहा है भाई, तुम लोग यहां से लोग दूसरे ही यहाँ छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं ऑफलाइन में पढ़ने के लिए कि सर जी आप बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, टीचर आकर मिल रहे हैं बार बार ऑफर दे रहे हैं। हमको कौन बता दो कि कौन इससे ज्यादा करा रहा है, मुझे बताओ तो पहले। ट्रांसफार्मर के क्रोड जो बनने के लिए निम्न पदार्थ में से कौन उपयुक्त है? ट्रांसफार्मर के क्रोड जो बनाया जाता है नर्म लोहे का बनाया जाता है। क्या होता है? नर्म अस्थायी चुंबक होता है, नर्म लोहे का बनाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। शुष्क सेल बताओ, शुष्क जो सेल होता है यानी कि जो तुम्हारा ड्राई सेल होता है उसके बारे में पूछ रहा है। शुष्क सेल जो होता है क्या होता है बताइए, शुष्क सेल क्या होता है, लगाइए क्वेश्चन। अभी तो प्रीवियस ईयर का सेशन बाकी है, एक एक दिन में सारा प्रीवियस ईयर का सेशन खत्म करना है। ठीक, शुष्क सेल जो होता है ये प्राथमिक सेल होता है। क्या होता है? प्राथमिक सेल होता है। शुष्क जो सेल होगा प्राथमिक सेल होगा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्ट क्या होता है? जो शुष्क सेल वही प्राथमिक सेल में जो विद्युत अपघट्ट देखोगे, यानी ऊपर के देखोगे उजला उजला कर कर गिलगिला कर कर आपको देखोगे एक लेयर होता है जिसे अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। लोहे के ऊपर चढ़ी जिंक की परत को क्या कहते हैं? लोहा को जंग से बचाने के लिए, यानी कि आपको जंग ना उसमें लगे, यानी उसका ऑक्सीकरण ना हो, आर्द्रता से वो रिएक्शन ना करे, इसीलिए हम उस पर जस्ता की परत चढ़ा देते हैं। इसे ही ग्लोबनाइजेशन कहा जाता है, यानी कि यशदीकरण कहा जाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 133, एक सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो कौन सी है? एक सेल मतलब बैटरी की बात कर रहा है। एक सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो होती है तुम्हारे रासायनिक ऊर्जा, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्युत धारा को प्रवाह दिशा मान नियत रहता है? ये बताओ, इसमें प्रवाह जो विद्युत धारा होगी उसका दिशा और मान नियत रहेगा, यानी बदलते नहीं रहेगा, नियत रहेगा, ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन। ऋतिक सिंह राजपूत, पहला नंबर जो हम पढ़ा रहे तुम्हारे ग्रुप में वो तो देखना है, समय मिले तो यूट्यूब पर देखो, कोई दिक्कत ना है। ठीक, निम्नलिखित में से किस विद्युत धारा को दिशा, ये होते हैं तुम्हारे दिष्ट धारा। ये प्रतिवर्ती धारा मतलब अल्टरनेटिव समय के साथ बदलते रहता है इसका। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट जिसे बोला जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में, अगर कोई चुंबकीय सुई है या चुंबक ही है या कंपास है, मुक्त रूप से किस दिशा में संकेतित करेगी भैया? उत्तर दक्षिण दिशा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर डी। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? मैंने बताया था पदार्थों को तीन भाग में वर्गीकरण कर दिया था, चुंबकीय, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय होगा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में एकदम आपको विचलित हो जाए, यानी उधर ही चले जाए। ठीक, खींचे खींचे, जैसे निकेल हो गया, कोबाल्ट हुआ, लोहा हो गया। अब पूछ रहा है भैया प्रतिचुंबकीय सीधे विपरीत दिशा में, यानी चुंबकीय क्षेत्र उधर है तो वो इधर भागेगा। ठीक, और ये कौन सा होता है? बिस्मत होगा, लोहा। देखो इस पर कोई बिस्मत, माफ करना, बिस्मत होगा यानी शीशा, इस पर कोई प्रभाव ना पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं, देखो यहाँ पर और 137, सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है ये होता है तुम्हारा, क्या होगा बताओ? मैक्सवेल हो जाएगा। है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक जो होता है, ये लगाना है आप लोगों को, आसान क्वेश्चन है, लगाइए। क्वेश्चन नंबर 137, बहुत अच्छा, मैक्सवेल हो जाएगा। 134 फिर से देखिए, क्या दिक्कत है? ये चंदन मंडल का बोला था बबुआ, ये देखो विद्युत धारा प्रवाह की दिशा और मान नियत रहेगी, यानी कि एक दिशा में रहेगा। अरे नियत रहेगी यानी कि कांस्टेंट रहेगी। ये दिष्ट धारा होगा भैया, डायरेक्ट करंट में ये देखने को मिलता है। प्रतिवर्ती धारा जो तुम्हारे बिजलियां आता है ना तुम्हारे घरवा में, अल्टरनेटिव कदम, ये बदलते रहता है, बदलते रहता है, बदलते रहता है। ठीक, खत्म हो गया तुम्हारा डाउट। ठीक, तुम्हारा जो डायरेक्ट करंट आता है तुम्हारे बैटरिया से आता है। ठीक ना, आगे देखो, हाँ बताओ, ये बताओ निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय पदार्थ मतलब थोड़ा से चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होगा। ठीक, सर कोई प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसमें साइंस का क्वेश्चन 2-3 लाइन में दिया रहता है, वन लाइनर कम दिया रहता है। हमको ना समझ में आ रहा है, तुम कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो उससे मुझे कोई मतलब ना है। हमको मतलब ना है कि उसमें 3 लाइन में दिया है, 4 लाइन में दिया है। हमको ना समझ में आ रहा है तुम लोग क्यों जबरदस्ती वो चीज तैयारी करना चाह रहे हो जो कि चीज वो अइबे ना करेगा।
तुम लोग का जबरदस्ती तुम लोग का काल बनेगा। एक बात ध्यान देना, तुम लोग ये अफसोस करोगे कि सर जी आसान क्वेश्चन हम लोग गलत कर कर आए हैं और ये कारण तुम लोग हम पर ही ठिकरा फोड़ोगे, लेकिन हम ठिकरा नहीं फोड़ने देंगे क्योंकि हम क्वेश्चन पहले ही करा देंगे। हम भी बोल देंगे हम क्वेश्चन कराए हुए थे, आप लोग ना करके आए, उसका आप लोग भागी हो। ठीक, निम्नलिखित में से अनुचुंबकीय पदार्थ कौन होगा भैया? अनुचुंबकीय पदार्थ में एल्युमिनियम होगा, मैग्नीज होगा, सोडियम, ये सभी अनुचुंबकीय पदार्थ थोड़ा सा विचलित होते हैं। इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी। किसी चुंबकीय की आकर्षण शक्ति निम्नतम कहां होती है? कोई चुंबक होता है उसके सबसे अधिक जो आकर्षण शक्ति होती है वो दोनों ध्रुव पर होती है, और सबसे जो आपको कम होती है वो आपको बीच में होती है, यानी कि क्या होगा? ये मध्य में होती है। ये याद रखिएगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता? परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता। इतने साल से तो बुढ़वा जी सन बैठ के तैयारी तुम लोग कर रहे हो, तैयारी तो कर रहे हो, ये पढ़ लिए लूसेंट, वो पढ़ लिए कराउन सर, ये सीट लगा रहे हैं, वो सीट लगा रहे हैं। अभी नायका तो इसमें बहुत कम होगा। हमको लग रहा है कि जो नायका होगा उसको कोई प्रॉब्लम ना हो रहा है, जो पुरानका है ना उसको थोड़ा चुल मचा रहता है, क्योंकि वो बीपीएससी भी देता है, वो दरोगा भी देता है, वो सीजीएल भी देता है और कौनो ना निकलता है, तो चुल मचा रहता है कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, यहां भी दे ले, वहां भी दे ले, बस ऐसे चक्कर में गायब हो जाता है। कामों ना होता है, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, बस डमाडोल हो जाता है। और जो नायका रहता है ना चुपचाप आता है, स्थिर जो कराया जा रहा है पढ़ता है, चुपचाप एग्जाम निकाल कर अपना आगे बढ़ जाता है, फिजिकल भी निकाल लेता है। चलो यहां पर निम्नलिखित में से कौन से परमाणुीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है? ये बताओ, ये आपको किसका नहीं होगा? लेड, शीशा थोड़े ना होता है। जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है अंत में शीशा में बदलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करता है? रेडियो कार्बन डेटिंग जो होता है किसकी उम्र ज्ञात करेगा? ये आपको बताना है। ये जो भी होते हैं जीवाश्म जो होते हैं उनकी ही उम्र ज्ञात करता है, ठीक ना? यानी कि जीव जंतु का। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्मों का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इस ग्रुप में हम एगो देखते हैं, रवि गुप्ता नाम का लड़का है। ठीक भैया, वगैरह कोनो शिकायत ना है, क्योंकि वो नया नया लड़का है, वो तैयारी कर रहा है अपना, तनिए स्कोर आता है लेकिन खुश रहता है, बार बार प्रैक्टिस करते रहता है। तुम लोग के सामने देखो, कोई शिकायत है ओकरा? कोनो शिकायत ना है। देखो ये लगा रहा है क्वेश्चन, रवि गुप्ता पटना, देखो लगा रहा है चुपचाप अपन शांति से क्वेश्चन लगा रहा है। का हार्ड होता है, का इजी होता है, कोनो मतलब ओकरा से ना है। यानी जो क्वेश्चन कराया जा रहा है 24 से बनाएगा, 25 से बनाएगा, 50 में से 30 से बनाएगा, लेकिन बढ़िया सा उसको कोनो टेंशन ना आएगा कि पढ़ाई कर रहा है। हमेशा क्लास होता है, क्लास में हमेशा उसको हम देखते हैं प्रेजेंट रहता है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन, मतलब कि ऑनलाइन भी और यूट्यूब पर भी देखते हैं। ठीक, लेकिन कोनो एक बेचारा प्रॉब्लम ना है। लेकिन ये में उकलों को प्रॉब्लम हो जाता है, तो भैया प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखो ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। ऑटो हॉर्न ने आणु बम की खोज निम्न सिद्धांत पर की थी। अब यहां पर सिद्धांत दे रहा है। देखो सबसे पहले यूरेनियम का विखंडन किए थे उन्होंने, लेकिन अगर सिद्धांत में अगर ये दिया हुआ है नाभिकीय विखंडन, तो भाई विखंडन करोगे तो क्या करोगे? यूरेनियम को तोड़ दोगे थोड़े ना, इसे लकड़ी थोड़े ना तोड़ोगे, उसके नाभिक को ही तो तोड़ोगे तो एनर्जी निकलेगा। यानी ये तो दिया है ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर की है? तो आधार तो यही होना चाहिए भैया, अणु बम हो परमाणु बम हो, सेम होता है जो सिद्धांत होता है नाभिकीय विखंडन। लेकिन सबसे पहले प्रयोग जो इनके द्वारा किया गया था यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, इस सब का प्रयोग पर ये किए थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी लगाएंगे हम। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 143, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? जो तारे होते हैं ना, जो तारा होता है अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करता है? तारे में ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त होगा ये बताना है। अभी 20 साल का हूं इसी मंथ में, बहुत अच्छा है। चलो लगाओ क्वेश्चन। तारे की अपनी ऊर्जा किस प्रकार होता है? ये होता है नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, यानी नाभिकीय संलयन की। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा, ए। आगे चलते हैं, ये देख लो क्वेश्चन 144, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है नाभिकीय ईंधन कौन है ये आपको बताना है। प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है नाभिकीय ईंधन, ये भारत में कौन है? ठीक, तो आप लोग जानते हैं केरल में कौन पाया जाता है? थोरियम। और जादूगोड़ा जो है आपको किसका, कहां पर आपको देखोगे झारखंड में, वो किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 145, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन है? भारत के प्रथम परमाणु जो संयंत्र है ये निम्न में से कौन है ये आपको बताना है। नरौरा तो उत्तर प्रदेश में स्थित है, कलपक्कम तमिलनाडु में एकदम स्थित है, कोटा राजस्थान में, लेकिन तारापुर महाराष्ट्र में सबसे पहला आप देखोगे परमाणु संयंत्र है। एक बात ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। 146, यूरेनियम विखंडन सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण का प्रयोग होता है? सतत प्रक्रिया को जारी रखना है यूरेनियम का विखंडन में, तो न्यूट्रॉनों तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो उसका बम्बार्मेंट में कराया जाता है, तोड़ा जाता है नाभिक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, न्यूट्रॉन। इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 147, पृथ्वी की आयु निर्धारण में निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पृथ्वी की आयु हुआ, चट्टान की आयु हुआ, ये सभी निर्धारण में किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यूरेनियम डेटिंग विधि। 48 100 देखो, निम्न में से कौन सा कण प्रतिकण युग्म है? कण और प्रतिकण है, एक पॉजिटिव होगा तो एक नेगेटिव होगा,
तो इसमें कौन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होता है, पोजिस्ट्रॉन क्या होता है जिसका खोज एडरसन ने किया है पोजिस्ट्रॉन का, ये क्या होता है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के खोज किसने किया है, जेजे थॉमसन ने किया है। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने किया है। न्यूट्रॉन के चैडविक ने किया है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया है। सी हो जाएगा इसके आंसर 49, देख लो 100। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, भैया नाभिकीय रिएक्टर है, ध्यान में रखना, नाभिकीय रिएक्टर है, विखंडन तो होगा लेकिन तुम्हारे हाथ में रहेगा, यानी नियंत्रित विखंडन होगा, नहीं तो फट न जाएगा पूरा एकदम, समझ लो कि वो रिएक्टर ही, यानी नियंत्रित विखंडन आपको अपक्रिया होती है, ये याद रखिएगा, नियंत्रित किया जाता है। इसका सी। 50 देखो, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, यानी त्रिविमीय चित्र जो लिया जाता है ये किसके द्वारा लिया जाता है ये बताना है। सो ये लिया जाता है हेलोग्राफी द्वारा। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता सबसे अधिक है, देखो वेधन क्षमता पूछे, पहले बीटा पर तो -1 होता है, गामा व +2, अल्फा व +2 होता है चार्ज, ये याद रखिएगा, और गामा किरण पर क्या होता है, कोई चार्ज ना होता है। यानी अगर अल्फा किरण निकलता है तो 4 द्रव्यमान की कमी करता है 2 परमाणु संख्या का, बीटा 1 परमाणु संख्या कमी कर देगा, गामा निकलेगा कोई कमी नहीं करता है, ठीक ना। लेकिन वेधन क्षमता किसका सबसे अधिक है, गामा का, ये बात ध्यान में रखिएगा, वेधन क्षमता सबसे अधिक गामा का है। रेडियो सक्रिय तत्व उत्सर्जित करते हैं, रेडियो सक्रिय तत्व क्या उत्सर्जित करते हैं भैया, रेडियो सक्रिय जो भी तत्व होते हैं जिनका परमाणु संख्या आप लोग देखोगे 82 से ऊपर है, वो स्टेबल होना चाहते हैं, नाभिक स्टेबल होना चाहता है, उससे आपको क्या होता है, तुम्हारा निकलते हैं रेडियो सक्रिय तत्व उत्सर्जित करते हैं अल्फा बीटा गामा। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, घरे भगलन मामा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 153, इनमें से कौन सा तत्व रेडियो सक्रिय तत्व नहीं है, तो रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम है, रेडियम है, प्लूटोनियम है, जर्कोनियम नहीं है, इसके याद रखिएगा जर्कोनियम नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 154, विल्हेम रोएंटिजन ने आविष्कार किया था, रोएंटिजन ने किसका आविष्कार किया था, विल्हेम रोएंटिजन ने किसका आविष्कार किया था, ये आपको बताना है, लगाइए क्वेश्चन। विल्हेम रोएंटिजन ने आविष्कार किया था किसका, एक्स किरण का, एक्सरे का इस्तेमाल किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, एक्स किरण का या एक्सरे का इस्तेमाल किया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखो यहां पर, अब ये देखो 155, आइंस्टीन ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये किस नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक, आइंस्टीन ने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, किसके, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए 1921 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। ये देखो 156, भौतिक में चतुर्थ आयाम का परिचय होए, भौतिक में चतुर्थ आयाम यानी मान लो कि 3 डायमेंशन होता है, गहराई, लंबाई, चौड़ाई, लेकिन चतुर्थ आयाम के माने 4th डायमेंशन के बारे में भी किसने बताया था, ये आइंस्टीन ने बताया था, ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बी। 147 देख लो, अल्बर्ट आइंस्टीन कौन सा वाद्य यंत्र बनाते थे, अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, ये बजाते थे वायलिन बजाते थे, इसका आंसर सी हो जाएगा। सर सीवी रमन भौतिक के नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुए 28 फरवरी 1928 को ये रमन इफेक्ट की खोज किए थे, इसलिए उनको 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था, इसलिए विज्ञान दिवस हम मनाते हैं 28 फरवरी को, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन देखते हैं, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम से शुरू किया गया है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसकी खोज किया था, तो ये डायनामाइट के, और 1901 से आपको क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी, पहले इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था और 1968 के बाद इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाता है। रडार के आविष्कार किए थे, तो रडार के आविष्कार इसमें से किसने किया था यह बताना है, तो रडार का आविष्कार किया गया था टेलर और लियो यंग द्वारा किया गया था, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। लेजर का आविष्कार किसने किया था लेजर का आविष्कार कितने किया था बताओ भैया, लेजर का आविष्कार किसने किया था, क्वेश्चन 161 लगाओ, सब लोग सो गए क्या, हाँ 161 लगाओ, अरे जब तक है जान लगा दो पूरा, ठीक ना, फिर तो मौजे मस्ती करना है। टीएच मेनन ने किया था, बहुत अच्छा, टीएच मेनन ने किया था। आगे चलते हैं, अरे तुम लोग सोच रहे होगे ना, बहुत लड़के तैयारी कर रहे होंगे बिहार पुलिस के, बहुत से, अरे कोई ना कर रहा है भाई, कल मैराथन होगा ना 12 बजे रात को, देख लेना, करने वाले तो रात भर जग कर करते, इसलिए मैं तो 12 बजे रात को रखा हूं ना, कि बढ़िया से कायदे से क्वेश्चन कराया जाएगा, एकदम हड़कंप मचा दिया जाएगा, ठीक ना, काहे चिंता कर रहे हो। आगे देखो, निम्न में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, बताओ कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। जेम्स वाट ने भाप इंजन के आविष्कार किया था, एकदम सही है। एजी बेल ने जो है टेलीफोन का आविष्कार किया था। जेल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। शेर पार्कर, अरे भैया पेनिसिलिन के आविष्कार ये थोड़े ना किए थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था, इसके आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ये गलत मिलान दिया है, ठीक। आगे देखो, माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है भाई, माइक्रोफोन जो है बताओ,
तो माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे कहा जाता है? ग्राहम बेल को कहा जाता है। ठीक ठीक ना। 164। नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? नाभिकीय रिएक्टर बनाया ही गया था किसके नाम पर? तो एनर्को फर्मी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्मी मात्रक भी है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। बड़ा भूख लग गया हो, क्वेश्चन आगे देखते हैं। 165। हाइड्रोमीटर मापने का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर जो मापा जाता है इस किसके का मापा जाएगा? क्वेश्चन 165 लगाओ। हाइड्रोमीटर किसके मापन के लिए होता है? ठीक, ये जो होता है ये द्रव की अपेक्षिक घनत्व मापता है। द्रव की अपेक्षिक घनत्व आपको हाइड्रोमीटर मापता है। या आपको ये जो होता है, एक होता है हाइग्रोमीटर, वो दूसरा मापता है। ठीक ना, वो भी आगे क्वेश्चन लिए हम। अरे यार प्यास लग गया। ये देखो, दूध की शुद्धता जो मापा जाता है लेक्टोमीटर द्वारा मापा जाता है। समुद्र की गहराई फोदोमीटर द्वारा मापा जाता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 66। निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? ये बताओ कौन सी तरंग है विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं? अब ऐसी सी बात भाई, ध्वनि तरंग थोड़ी ना विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यांत्रिक तरंग है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपको ए हो जाएगा। ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग है, ये नहीं है। बाकी एक दृश्य तरंग ये सभी आपको विद्युत चुम्बकीय है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, यानी कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग जो है ये किसका दिया हुआ है? लॉ ऑफ फ्लोटिंग मतलब कि उत्प्लावन का। उत्प्लावन का जो सिद्धांत दिया गया है ये दिया गया है आर्किमेडीज का। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आर्किमेडीज ने ये सिद्धांत दिया है। आगे चलते हैं। ये देखो यहां से 168 देख लो, 168 देख लो। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? झूठ का जो पता लगाए यंत्र उसे कहा जाता है। नहीं, चोरवन को और डाकू को ये सबको देखोगे पॉलीग्राफी करने के लिए बोला जाता है। यानी पॉलीग्राफी से पता चल जाता है, दिल के धड़कन से, आंख की जो तुम्हारा है उसके कारण पता चल जाता है। ठीक, तो ये आपको कि झूठ बोल रहे हो कि सच। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? आ गया क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था ये बताना है। ये होता चैडविक ने खोज किया था। ठीक, ये याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछे तो। आगे दो क्वेश्चन 170। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? किसमें ऋणात्मक आवेश होगी? आराम से क्वेश्चन लगाओ। किसमें होगी? अल्फा में नहीं होगी, बीटा में होगी। और अल्फा में पॉजिटिव होता है। ये क्या होता है? इसका सी। गामा में कोई आपको आवेश नहीं होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 171। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किसके लिए होता है? नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? ये आपको बताना है। लगाइए क्वेश्चन, लगाइए क्वेश्चन। क्या दिक्कत है? कौन सा क्वेश्चन? क्या हो गया? क्या पूछ रहे हो? बताओ बताओ कौन? 171 का ए। मन मंडक है? गौतम क्या पूछ रहे हो बताओ? तीन सौ आज करवाइए। 300 200 क्वेश्चन में 300 घरे से लाके कराएं। 80 फिर से 80 80 फिर से। अभी 80 हो भी ना किया, फिर से कहां से हो जाएगा? हद इंसान होता। ये क्या लिए 180 में भेज रहे हो? अरे कौन क्या पूछ रहा था भाई? ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित? सही, आवृत्ति से संबंधित है। 80 का ए होगा सर क्वेश्चन। तो हम क्या बताए हैं? 80 का आंसर तो हम ही वो भी बताए हैं। प्रबलता नहीं, सॉरी ध्यान रखना, ये आपको आयाम से होगा, प्रबलता नहीं। वो तारतत्व होता है फ्रीक्वेंसी से, प्रबलता नहीं होगा। ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? क्या कोई दिक्कत है? ध्वनि की प्रबलता किससे संबंधित है? आयाम से संबंधित है। सही है। चलो यार, यहां पर देखो, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग होता है मंदक रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये तुम लोग अपने तो भूखे हो, हमरो भूखा रहना चाह रहे हो।
172। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? तो डायोड होता है, इससे धारा कितनी दिशाओं में बहेगी? तो डायोड से धारा मात्र एक दिशा में बहती है। डायोड से जो होती है ये आपको एक दिशा में बहती है। सिलिकॉन एक कैसा है? सिलिकॉन एक ऐसा है, ये बताना है। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, मोबाइल के चिप बना जाता है, सोलर सेल में प्रयोग होता है। इसका आंसर बी। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 175। किर्चश सिद्धांत का प्रतिपादन किसने था? यानी किर्चश सिद्धांत यानी ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? ये इंडियन थे और ब्लैक होल का सिद्धांत दिए से एस चंद्रशेखर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। दूरबीन का आविष्कार जो किया गया था ये गैलीलियो गैलीली द्वारा किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटनबर्ग ने। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 177। तड़िक चालक का आविष्कार किसने किया था? यह किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़िक चालक का आविष्कार किया गया था। और ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछता है, इसमें तांबा का इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जो किया गया था जेल बेयर्ड द्वारा किया गया था। जेल बेयर्ड ने टेलीविजन का आविष्कार किया था। रंगीन टेलीविजन में लाल हरा नीला का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 179 देख लो। परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का आविष्कार जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था ये बताना है। परमाणु बम का आविष्कार मिशन ट्रिनिटी, ये बताना है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। बस हम लोग खत्म करने वाले हैं। 179 है, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर। और अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन बम तो एडवर्ड टेलर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी छोटा से छोटा एकदम चीज देख सकता है, ये क्या है? ये आपको नोल और उसका ने किया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कंप्यूटर के जनक किसे समझते हैं? कंप्यूटर के जनक किसे समझते हैं ये आपको बताना है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक समझा जाता है। चार्ल्स बेबेज होगा कंप्यूटर के जनक। पोजिस्ट्रोन की खोज किसने किया था? पोजिस्ट्रोन की खोज किसने किया था ये आपको बताना है। पोजिस्ट्रोन की खोज किसने किया था? लगाइए क्वेश्चन। तो पोजिस्ट्रोन की खोज किया गया था एडरसन द्वारा। किसने किया था? एडरसन ने किया था। पॉजिटिव चार्ज होता है इसलिए नाम उसका पोजिस्ट्रोन है। विद्युत धारा कैसी राशि है? विद्युत धारा जो राशि है ये कैसी राशि है? तो विद्युत धारा राशि है अदिश राशि। कैसी राशि है? अदिश राशि है, ये याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? वाटरमैन द्वारा किया गया था। 184 के आंसर हो जाएगा ए। अंत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। 185 देख लो। सापेक्षता किस मापी जाती है? सापेक्षता आर्द्रता मापी जाती है, यानी सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता पूछे ये किससे द्वारा मापी जाती है? हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। इसे भी याद रखिएगा, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता मापता है। ठीक। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? रेफ्रिजरेटर यानी तुम्हारे जो फ्रिज होता है उसमें थर्मोस्टेट का काम होता है समान तापमान बनाए रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, तापमान समान बनाए रखना। 187 मोनोमीटर द्वारा किसकी माप किया जाता है? मोनोमीटर द्वारा किसकी माप किया जाता है ये बताना है। तो मोनोमीटर द्वारा माप किया जाता है गैसों का दाब का, गैसीय दाब का किया जाता है मोनोमीटर द्वारा माप। आगे चलते हैं। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है? सेफ्टी लैंप का आविष्कारक बताना है कौन है, आपको बताना है। सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है? लगाइए क्वेश्चन। चलो माही चुपचाप पढ़ाई करो, गाना सुनोगे। हाँ, सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन है बताओ? सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन हो जाएगा? सेफ्टी लैंप का आविष्कारक बताइए, आराम से क्वेश्चन लगा लीजिए। देखो लाइन भी यहां पर कटवा दिए तुम लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। दूध की शुद्धता का मापन कौन करेगा? दूध की शुद्धता जो मापन किया जाता है ये किसके द्वारा किया जाता है? लैक्टोमीटर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यहाँ पर डी हो जाएगा। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है? ऊंचाई जो मापा जाता है वो क्या होता है? अल्टीट्यूड, यानी कि अल्टीमीटर। अल्टीमीटर द्वारा। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक। सिस्मोग्राफ से क्या पता चलता है? सिस्मोग्राफ जो उपयोगी होता है मापने के लिए, सिस्मोग्राफ रिएक्टर स्केल, ये जो होता है भूकंप के मापन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। साइलो इलेक्ट्रॉन किसका त्वरित करने के लिए होता है? साइक्लोट्रॉन, माफ करना साइलो नहीं, साइक्लोट्रॉन जो होता है, जो भी पॉजिटिव होता है ना उसको त्वरित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसमें त्वरण लाने के लिए, यानी उसको त्वरित करने के लिए साइक्लोट्रॉन का जो भी पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी इसमें पॉजिटिव कौन हो जाएगा? प्रोटॉन हो जाएगा। और आपको अगर कण में देता तो आपको अल्फा कण हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? ध्वनि की जो तीव्रता मापेगा ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा, बताओ कौन हो जाएगा? लगाइए इस आंसर। ध्वनि की तीव्रता कौन सा इसमें होगा? लगा देना है आंसर।
अरे ऑडियो फोन द्वारा तो सुना जाएगा ना भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फोदोमीटर द्वारा मापा जाता है। फोदोमीटर क्या होता है मापने की, समुद्र की गहराई। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी बराबर होगा, एक प्रकाश वर्ष में कितनी बराबर होता है दूरी, एक प्रकाश वर्ष में जो बराबर होता है दूरी ये बताना है। तो एक प्रकाश वर्ष में दूरी बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश, हाँ सही है, सही है। 9.46 इंटू 10 के पावर 12, ये देखो किलोमीटर है, ये ध्यान में रखना किलोमीटर है, ठीक। तो ये आपको सही हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में जो होते हैं कितने मीटर होते हैं ये हमको बताना है। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, लगाइए। एक एंगस्ट्रॉम जो होता है ये कितने मीटर के बराबर होता है, लगाइए क्वेश्चन। 10 के पावर माइनस 10 मीटर के बराबर हो जाएगा ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 10 के पावर माइनस 10। जो क्या होता है भैया, किसका आकार हो जाता है, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है किसका आकार लगभग होता है, तो आकार होता है परमाणु का। आगे देखो, एक अश्व शक्ति में होते हैं, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होंगे भैया, अश्व शक्ति बापू शक्ति का मात्रक है, ये आपको 746 वाट होंगे। एक नॉटिकल मील बराबर होता है, तो एक नॉटिकल यानी समुद्री मील के बारे में बता रहा है। 1.6 किलोमीटर तो होता है ये स्थल वाला जो होता है आपको एक मील, और ये समुद्री मील होता है ये होता है 1.85 किलोमीटर। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 199, एक बैरल, ये अमेरिकन बैरल है, एक बैरल जो होता है इसमें कितने लीटर होते हैं, तो एक अमेरिकन बैरल में होते हैं 159 लीटर। एक किलोग्राम वजन का आपको बताना है, एक किलोग्राम राशि का वजन, तो एक किलोग्राम राशि का वजन जो हो जाता है ये होता है 9.8 न्यूटन, क्योंकि न्यूटन हो जाएगा, एमजी हो जाता है, इसमें क्या होता है एमजी, एमजी हो जाता है ना, तो 9.8 तो लगेगा ये जी ही, और इनटू क्या हो जाएगा, एक किलो, एक केजी हो जाएगा, तो ये क्या होगा 9.8, और इसका मात्रक जो हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9.8 न्यूटन। आंसर क्या हो जाएगा, समापत। चलो चलो बता दो स्कोर, बबुआ लोग बता दो, चलो बता दो स्कोर।